चलिए हेडिंग डालिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसके बाद आगे फिर और आगे चल जाएगा उसका लाइन है ना। देखिए पिछले क्लास में तो थोड़ा सा वो जो आवाज नहीं आया था उसको मैं थोड़ा सा मतलब रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही किया था। उसमें एक नया चीज पढ़ाया था क्या आप लोगों को, डिसकंटिन्यूटी पढ़ाया था, याद है डिसकंटिन्यूटी? क्या है तो सब संडे के दिन छुट्टी लिए तो अब तो ठीक होना चाहिए। तो डिसकंटिन्यूटी में पहले थोड़ा सा बस जिक्र कर देता हूँ, बाकी तो उसमें पूरा रिपीटेशन ही था। जैसे आपको मैंने जितना भी बताया था लिथोस्फीयर वाला सारा मेसोस्फीयर सब रिपीटेशन था। उसमें एक नया टॉपिक था, एक तो था सरफेस वेव वाला। और सरफेस वेव कितने टाइप का था बताना जरा, दो, कौन कौन सा? एक था और एक दूसरा क्या था, रेलिंग वेव। तो एक एल वेव था, दूसरा क्या था, रेलिंग था। उसके बाद मैंने आपको डिसकंटिन्यूटी बताया था। तो डिसकंटिन्यूटी का टेक्निक क्या था, CMRGL था, CMRGL। तो C फॉर क्या था बोलना जरा, कॉनराड, M फॉर अरे बोलो मोहबिक, उसके बाद R फॉर रेपिटी, G फॉर गुटेनबर्ग, L फॉर लेहमान। तो इसको बैठा देना था बस, बाकी कुछ नहीं करना था। यानी कि शुरुआत में अगर मान लीजिए तो मैंने बोला था ये क्या हो गया, अपर क्रस्ट, दूसरा क्या हो गया, लोअर क्रस्ट। तो एक अपर क्रस्ट हो गया, एक लोअर क्रस्ट हो गया। और अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सा आएगा, सी, अरे हाँ है ना। फिर उसके बाद अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बाद कौन सा आएगा, ये कौन सा होगा बोलो जल्दी, लिथोस्फीयर। देखो तो जल्दी ध्यान से, जरा डायग्राम तो देखो जल्दी, बताओ डायग्राम क्या लिखा है बताओ। अपर मेंटल लोअर मेंटल, तो सर ये अपर मेंटल रहा और ये क्या रहा, लोअर मेंटल। तो अपर और लोअर मेंटल के बीच में कौन सा आ गया, ये सबसे पहले सी यहाँ था, और ये जो है ये क्या हो गया, एम। फिर उसके बाद ये क्या होगा, आर, उसके बाद क्या, जी, उसके बाद क्या हो गया, एल। तो सर अब आपको आराम से उसी हिसाब से तर्ज पे बैठा लेना है कि कौन से किसके बीच में होगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ध्यान देना। डायग्राम बनाए थे सब, दिखाना अपना नोट्स खोल के रखना, खाली डायग्राम जो बनाए थे ओपन करके रखना। एनसीईआरटी बुक लाए हैं, कितने लोग लाए हैं एनसीईआरटी बुक, निकालिए जरा उसको। तो शैडो जोन किसका ज्यादा था, एस वेव की एल वेव, एस वेव, ठीक है। तो शैडो जोन को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिया था तो पढ़ लिए हैं आप लोग, मतलब जहां तक बोला था वहां तक पढ़े हैं ना, पढ़ लीजिएगा उसको, 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा, 2 बार समझ में नहीं आया तीसरी बार पढ़िएगा। बाकी जैसे ही पूरा होते चला जाएगा ऑटोमेटिक सारे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि सर नहीं आया, आपको पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और जहां जहां जो नया नया टर्म आएगा एनसीईआरटी समरी दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है, जैसे टॉपिक आगे आगे जाएगा सब कुछ उसमें क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टर्म्स जो भी आगे आगे हैं वो सब उसमें, तो क्योंकि समरी है तो समरी है तो उस हिसाब से सारा कंबाइन करके आपको लिख के दे दिएगा, भैया आप जानो। अब आपको डिटेल पता नहीं है तो बस काम खत्म हो जाता है, इसीलिए परेशान नहीं होना है। बाकी उसका क्रक्स जो है वो समझ लेना है कि हाँ इसमें क्या है। तो आज हेडिंग डालिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट शुरू करेंगे और मजे से कवर करेंगे, ठीक है जी। तो हम लोग बताए थे ना कितने थीम थे टोटल, देख के तो बताओ कितना थीम था फिजिकल ज्योग्राफी का, देखो जल्दी। 5 था कि 6? 5। तो पहले थीम में क्या हो गया, बेसिक्स हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। थीम 2 हमने शुरू किया था, थीम 2 शुरू किया तो क्या, अर्थ का इंटीरियर, जो शुरुआत किया हमने क्रस्ट मेंटल कोर से, वही थीम 2 अभी ये चल रहा है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ाने के बाद एक और टॉपिक पढ़ाने के बाद तब जाकर थीम 2 खत्म होगा। फिर थीम 3 में क्या लिखा है, रॉक्स उसके बाद शुरू होगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो इसीलिए ध्यान से समझिए। आलिए जी, तो अभी डालिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पहले जोर से बोलो तो यस और नो। यस सर। सब सुस्त हो गए हो, मतलब ठंड में, ठंड तो भी बड़ी कहाँ है, अभी तो शुरुआत होने वाली है। गन्ना होना जिसको आसानी से मिल जाए खा लीजिएगा, ठीक है, जिसको आसानी से मिल जाए खा लीजिएगा। नहीं आसानी से मिले तो एक ऑप्शन है, टेलर जा रहा होता है पीछे से खींच लीजिए, भाई वही है आगे से ट्रैक्टर जा रहा है पीछे से खींच लीजिए। 3-4 भाई बहन है तो और फायदा है, एक जन देखता रहेगा एक साइड, 2 जन खींचेगा, खा लीजिएगा, बहुत बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बाकी आपकी मर्जी है। कॉन्टिनेंटल जूस मत पीजिएगा, कोशिश करिएगा जूस ना पिए, कोशिश करिएगा कि गन्ना खाएं, क्योंकि जूस पीने के बाद उसको उतना एडवांटेज आपका नहीं होगा, सारा वो निचोड़ के वो मशीन ले लेता है वो। और ऐसा भी क्या करता है, एक गन्ने को इतना बार मोड़ेगा वो, सब गन्ना को बोलता छोड़ दे भाई और सब लेकिन सर वो तब भी नहीं निकल भाई
तो उतना मत करिएगा, गन्ना आप यूज कर लीजिएगा, क्योंकि गांव में अभी इधर तो ये सब माहौल गांव का है, दिल्ली थोड़ी ना है कि प्रॉब्लम है, गांव है, कहीं पे जाकर तोड़ के लेके आ जाइए, बात खत्म है, सीधा क्या टेंशन है उतना, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग डालते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और शुरुआत करते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्टिनेंटल का मीनिंग बताया था, कॉन्टिनेंटल का मीनिंग क्या होता है, अरे कॉन्टिनेंट टोटल कितने थे 7, तो कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या है महाद्वीप, और ड्रिफ्ट का मीनिंग है स्लो मूवमेंट, धीमा, धीमे धीमे, ये हो गया स्लो मूवमेंट। तो मतलब कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप का स्लो मूवमेंट, जो धीरे धीरे मूवमेंट है, उसी को बोल रहे हैं क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो पहले एक बार लिख लो, किसका बजना शुरू हो गया आते आते, ठीक है। ठीक है, अभी देखिएगा जरा साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, साउंड का इशू था पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डाल लीजिए, और उसके बाद फिर इसमें मैंने 2 चीज बोला, ध्यान से प्लीज समझिएगा, और एक ही बार बता रहा हूँ, एक ही बार मैं समझाऊंगा, कॉपी में अपने पार्ट में लिखते चले जाना, 2 बार के चक्कर में नहीं सर 2 बार समझेंगे 4 बार, इतना आराम आराम से जाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक कर रहे हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ होगा भी नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिंपल मीनिंग है कि सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपने बोला, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, और ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है मूवमेंट, और मूवमेंट स्लो की फास्ट, और बोलो स्लो, तो सर मूवमेंट स्लो होना है और वो लगातार होते जा रहा है, किसका, महाद्वीप का, उसको क्या बोलेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपको मैंने पहले भी बहुत बार 2-3 बार बता दिया है क्या, कि सर जहां पे आज इंडिया है वहां कभी था ही नहीं, और आज जहां पे है इस बात की भी गारंटी है कि आने वाले 1000 सालों में, लाखों सालों में फिर वहां रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है। और मैंने आपको इसीलिए 2-3 बातों का जिक्र किया था, और उस जिक्र में आपको मैंने थोड़ा बहुत पैंजिया बोला था, अरे याद है, जोर से बोला करो यार, यस और नो। अब पेंजिया का क्या था, पैंथालासा, तो पैंथालासा क्या था, वाटर बॉडीज, और पेंजिया क्या था, आगे बैठे जाने, मरा हुआ है, उस तरह से नहीं काम करिए, मरे हुए हैं, ठीक है, गुस्सा आता है मुझे। तो पेंजिया और दूसरा क्या है पैंथालासा। तो पेंजिया का मीनिंग बोला था कि सर सिर्फ और सिर्फ लैंड मास, एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ होता है लैंड। अब इसको समझाने से पहले कुछ और बात समझा देता हूं, फिर इसको एक बार पूरे टोटलिटी में बताऊंगा। तो पहले देखो क्या, तो पहले ऐसे देखो कि मान लो मैंने बोला कि ये लेट से अर्थ का अगर स्ट्रक्चर है, और उस अर्थ के स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि हम जैसे पढ़े हैं अभी तक, तो ये आपका क्या होगा, नीचे क्या हो गया साउथ अमेरिका, ऊपर क्या हो गया नॉर्थ अमेरिका, अरे है ना, इधर हो गया यूरोप, इधर क्या हो गया अफ्रीका, यहाँ एशिया मान लीजिए, इधर ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, है ना, इधर अंटार्कटिका आपका है, तो लगभग एक कॉमन परसेप्शन मान लेते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि सर मैंने बोला कि पहले जो ये सीन था, अभी जो है वो पहले वैसा था ही नहीं, तो सर पहले ऐसा सीन कैसे था, तो मैंने बोला पहले सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज था, एक मान लो ये पूरा हो गया लैंड मास, और इसी लैंड मास को हम क्या बोल रहे हैं पैंजिया, ठीक है, और पैंजिया है, और जो पानी है उसको क्या बोल रहे हैं पैंथालासा। तो पैंजिया और उसके बाद क्या बोले पैंथालासा, तो 2 ही चीज था, एक था पैंजिया, दूसरा था पैंथालासा। तो पहले आप एक काम करो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में पहले लिखो महाद्वीप और लिखो स्लो मूवमेंट। तो पहले एक लाइन लिखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, स्लो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, स्लो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहले लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आराम आराम से लिखते जाइए। आपको मैंने एल्बिडो भी बताया था, एल्बिडो याद है किसी को एल्बिडो,
हाँ, मैक्सिमम लाइट जब किसी भी व्हाइट कलर पे, जब मैंने बोला भी था आपको कि जैसे बर्फ है और ग्लेशियर है तो उस पर जितना लाइट पड़ेगा तो व्हाइट रंग का क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है, आज मैं इस क्लास के बाद मतलब जो क्लास करूंगा उसमें पूरा वर्ल्ड मैपिंग से लेकर पूरा मैपिंग का बहुत बेसिक्स होगा, पूरा बेसिक्स होगा, जैसे उसमें सारा कुछ कवर करेंगे बेसिक्स में, ताकि एक ही वीडियोस में पूरा का पूरा बेसिक्स कवर हो जाएगा। उसके लिए अलग से फिर हर जगह पार्ट बाय पार्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने उसको एक जगह कंबाइन करके बना दिया है कि सारा पॉलिटिकल, फिजिकल, मैप, एटलस, जितना सारा कुछ है सारा बेसिक्स उसी वीडियो में निपटा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसको कर लीजिएगा ताकि ओवरऑल जितना आइडिया है, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारा बेसिक्स तो आपको बता दिया था, कॉन्टिनेंट है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर आपको एरिया वाइज, फिर पॉपुलेशन वाइज, तो उस हिसाब से एक ही वीडियो में पूरा क्रक्स कर लेंगे। सुन रहे हो? तो जोर से बोले यस और नो। ठीक है, अब सर सबसे फर्स्ट मैंने बोला कि जब कॉन्टिनेंट का मूवमेंट स्लो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जहां जहां वर्ड आए ड्रिफ्ट, उसका मीनिंग समझ लेना स्लो मूवमेंट। अब एक नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को आपको समझना है। नाम मैंने आपको लिखवाया भी था, एल्फ्रेड वैगनर का। तो मैंने बोला था इनका जिक्र आगे भी आएगा, तो एल्फ्रेड वैगनर का जिक्र इसलिए आएगा क्योंकि एल्फ्रेड वैगनर के बिना काम चलना नहीं है। तो एल्फ्रेड वैगनर ने क्या किया, देखिए ध्यान से, ये पार्टी सोचा क्या, या हुआ कब, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ क्या कि उसमें मिसाइल्स वगैरह के कुछ इस्तेमाल किए गए। तो मिसाइल्स वगैरह के इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ कि एक तरफ से जो मिसाइल छोड़ा गया था, तो मान लीजिए अगर अमेरिका ने मिसाइल छोड़ा, लेट से नॉर्थ अमेरिका, तो जो मिसाइल छोड़ा ये तो इधर से गया ठीक है, लेकिन जब रिटर्न आया तो रिटर्न आने के बाद वो जल्दी आ गया, मतलब जितना टाइम जाने में लगा था उतना टाइम आने में नहीं लगा उसको। मान लीजिए अगर जाने में उसको लगा था 10 मिनट, तो आने में उसको मान लो 8 मिनट लगा। तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में सब बिजी थे, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे जाकर अब जो साइंटिस्ट था वो सोचा कि यार ये हुआ मतलब कैसे, तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो अर्थ के मूवमेंट, और मैंने ऑलरेडी बोला था कि अर्थ जो है पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है। अर्थ का शेप क्या है, जियोइड। तो मैंने बोल बोला अर्थ का शेप क्या है, जियोइड। तो अर्थ का शेप अगर जियोइड है तो काम आपको समझना है कि सर उस हिसाब से एल्फ्रेड वैगनर जब पहुंचा एक जगह पे, और उस जगह का नाम कुछ और नहीं बल्कि अंटार्कटिका था। जब अंटार्कटिका में पहुंचा तो देखा वहां उसको मिल गया बहुत सारा ऑसेस, हड्डी उड्डी मिल गया, समझ रहे? तो सोचा भाई ये अंटार्कटिका में तो पूरा ग्लेशियर ही है, और जब बर्फ है तो बर्फ में हड्डी और ऑसेस मिलने का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है भाई। बर्फ में आप बॉडी जब कोई मर जाता है तो उसको बर्फ में क्यों रखते हैं, क्यों सड़े गले नहीं? अरे है ना, कुछ दिनों तक बेटा आ रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया से, वही आग लगाएंगे, समझ रहे? तो कहने का लॉजिक है कि सर सोचा कि अंटार्कटिका में यहाँ पे वो फॉसिल्स ऐसे ऐसे मिले जानवरों के, कहां से मिला? तब इनको दिमाग में आया कि जब अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ ही बर्फ और यहाँ आदमी रहता ही नहीं है, तो फिर ये ऑसेस मिलने का क्या लॉजिक है? अरे सुन पा रहे हो? मतलब अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे ऑसेस मिलता है तो कॉमन बात है कि ठीक है कोई आदमी मरा होगा उसको हम लोग ने जला दिए, बात खत्म। लेकिन सर ऐसा जगह जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहा है सालों सालों तक, और वहां पे आपको क्या मिल रहा है, हड्डी, तो भूत उतना ही था। सर एल्फ्रेड वेगनर सोचना इस पे शुरू किया, तो उसके दिमाग में 3 बातें आई, ऐसा क्यों हो सकता है। एक ये हो सकता है कि अंटार्कटिका जहां आज था या जहां आज है वहां कभी था ही नहीं, क्योंकि अगर अंटार्कटिका मान लीजिए पहले यहां था और मूवमेंट के कारण यहां आ गया, तो जिस समय अंटार्कटिका यहां था उस समय वहां पे पीपल रिसाइड कर रहे थे, लेकिन अब उसका लोकेशन चूंकि चेंज हो गया मूवमेंट के कारण, इस वजह से जो वहां पे ऑसेस कुछ बच गया होगा यहीं पे आके रह गया होगा। ये अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है, इस पे कोई गारंटी नहीं है कि एल्फ्रेड वेगनर ने सोचा और सही हो गया, इतना आसान नहीं होता है। कोई ज्योग्राफर या कोई साइंटिस्ट 20 साल 40 साल लगा के किसी चीज को थ्योरी डिराइव करता है, उस थ्योरी को हम लोग 15 मिनट में खारिज कर देते हैं आम आदमी लोग। तो कोई ऐसा कोई तो बताइए, समझ? ये तो आम आदमी में ही फर्क है। आप सोचिए जिसने अपने 20-25 साल लगा के कुछ सोच समझ के काम किया होगा, उसके पास कुछ ना कुछ तो सर एविडेंस होगा जिसने पूरी लाइफ लगा दी है। अब समझना ये है कि सर एल्फ्रेड वेगनर के पास 2-3 ऑप्शन आ रहे थे, दिमाग में आ रहा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था, एविडेंस था ही नहीं कि सर हम बोले किस तर्ज पे, और उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे थे। तो एल्फ्रेड वेगनर ने काम किया और एक लॉजिक लगाया और देखा क्या कि एक मैप बनाया पहले रैंडमली, ऐसा नहीं बहुत सोच समझ के, जैसे ये मैप है वर्ल्ड मैप का, तो क्या किया, प्लॉट लिया और इस प्लॉट पे उसने अलग अलग डिजाइन कर दिया। जो अभी प्रेजेंट में जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, उसको प्रेजेंट में डिफाइन किया। मान लो नॉर्थ अमेरिका इधर यूरोप रहा, इधर मान लो अफ्रीका रहा, ये क्या हो गया बताना, साउथ अमेरिका।
अब तो सच समझना चाहिए इसको, बताने की जरूरत थोड़ी ना है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो और क्या, अब बताओ इधर मान लो ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, इधर एशिया मान लेते हैं, इसको थोड़ा इधर ही रहने दो। अब ये प्लॉट जब उसने किया तो देखा क्या, थोड़ा ध्यान से देखा, याद रखना 2-3 बार, जब कोई चीज आप नजदीक से देखते हो और कोई चीज अगर दूर से देखते हो, दोनों में फर्क आता है। क्या, जब कभी कभी दूर से देखो ना, जैसे देखो तो लगेगा क्लियर कुछ दिखेगा, जैसे बार कोड स्पेशली होता है। आप देखते थे पहले एक बुक आता था बाल हंस, उस बुक में ना बार कोड होता था, तो नीचे करके ऐसे देखता था सब कि नाम क्या लिखा है। मेरे बात समझ में आ रही है? तो कहने का लॉजिक क्या है, कोई चीज जब आप दूर से देखते हैं तब आपको ऑब्जर्व हो रहा होता है, अच्छा ये है। मेरी बात समझ में आ रही है? नजदीक से जाने पे शायद आप उतना क्लियरली देख नहीं पाओ। इधर देखो, जब इसने मैप को रखा और उसके बाद उसको बहुत दूर तक प्लॉट करके रातों रात तक सोचता रहा, देखता रहा कि भाई ये चीज क्या है, कैसे मिला, तो उसको एक चीज मिला और देखा क्या कि यार ये जो साउथ अमेरिका है ना, ये अफ्रीका को अगर हम फिट कर रहे हैं तो फिट हो जा रहा है। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ मैप वाले पे 1-2 बार बातें बोली थी आपको। क्या देखो, ये साउथ अमेरिका है, अरे है ना, इसको उठा के इसमें फिट करो अफ्रीका में, मतलब ये जो स्पेस है ये पूरा, ये देखो फिट होगा पूरा, ऑलमोस्ट लगभग पूरा फिट हो जाएगा ये, यानी कि सर ये इसमें फिट हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका इसमें फिट हो जाएगा। इसी अफ्रीका के पार्ट को ऊपर से भी करोगे तो ये अफ्रीका यूरोप के साथ भी फिट हो जाएगा। ये पूरा देखो एज इट इज, टूटा भी है तो वैसे ही टूटा है जैसे उसका शेप है। क्या सुन रहे हो? तो सर ये फिट हो गया ऐसे ही। अब कहने का मीनिंग है कि अगर सारा का सारा जब इसने फिट करके देखा तो देखा कि यार ऑलमोस्ट हो जा रहा है, लेकिन सवाल फिर एक उठता है, हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो? भाई पॉसिबल तो है ना। मान लो अब जैसे ये बोला, आम आदमी क्या होता है, एक कारण मिल जाएगा, एक चीज चिल्लाना शुरू कर देगा, ओ मिल गया मिल गया मिल गया, समझ रहे? कोई एविडेंस और सोचा नहीं। तो सर ये आम आदमी तो थे नहीं, लेकिन जब इन्होंने बोला कि एक टर्म बोला जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट का मीनिंग है, जिग मतलब सब नॉर्मली समझो जैसे जिगजैग बोलते हैं, तो रैंडमली देखा गया कि सर नॉर्थ अमेरिका जो है उसको अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं यूरोप से तो वो सेट हो जा रहा है, साउथ अमेरिका किसमें सेट हो जा रहा है, अफ्रीका में, अफ्रीका को ऊपर से सेट कर रहे हैं तो यूरोप में सेट हो जा रहा है। तो जब इसने अपना एक थ्योरी प्रस्तुत किया और बोला कि सर आज जहां अर्थ है, जो जो चीजें आज जहां पे है वो कभी वहां पे था ही नहीं। क्या सुन रहे हो सभी कोई? एक बार सब कोई एक एक बोलोगे, सब कोई जोर से, ठीक है? जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाना, जैसे गुस्सा में चिल्लाते हो ना, भाग जा यहाँ से, समझ नहीं? लड़के लोग नहीं चिल्लाते एकदम, लड़का सब तो बैल हो तो ऐसे ही चिल्लाते रहता है, सुन रहे सुन, तो उतना जोर से बोलेगा। तो सर चिल्ला लो उस तरह से, देखो बहुत बता रहा हूँ, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन अंदर भर जाएगा, उसके बाद कुछ करोगे नहीं, मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। यहाँ तो चिल्लाने के लिए बोला जा रहा है, चिल्ला लो खूब। तो सर एक बार जोर से चिल्लाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। खाना खा के आए हो? सभी लोग चिल्लाओगे तभी बोलेंगे, ठीक है जी? चलो जोर से बोलना है, यस और नो? यस सर। अब ठीक है ना, अब यहाँ पे आओ। तो सर मान लो अगर हम देख रहे हैं कि जैसे फिट हो गया अफ्रीका के साथ, अगर जैसे फिट हो गया तो सर एक खुश हो गए और इन्होंने एक थ्योरी बनाया कि सर एक जिगसॉ फिट हुआ, हमने रैंडमली देखा तो फिट हो गया, इसलिए हमें बोलना चाहते हैं कि अर्थ जहां पे आज है एग्जैक्ट उसमें कॉन्टिनेंट, वो कभी वहां पे था ही नहीं। तो कुछ लोग बोले भाई हो सकता है कोइंसिडेंस हो, क्या पता आपने मारा अंधेरा लाठी लग गया, अरे नहीं अंधेरा लाठी तो लग ही सकता है, क्या प्रॉब्लम। अब जैसी एक कोइंसिडेंस जब बोला तो सर अल्फ्रेड वेगनर अच्छा आदमी क्या सोचेगा, भाई बात तो सही है, आम आदमी कहेगा ऐसे कैसे होगा, उल्लंघ भाई का तुक तुक देना पड़ेगा, जैसे उसका गलती से कुछ भी हो गया है, बोला ना। मान लो जैसे नहीं बोला था आपको सर वो जो धक्का दिया और सर वो क्या किया, उस सर बचाने गया था, और बचाने गया जैसे उसका बोला अरे आप सर बचाने मतलब कसम खाए, तो क्या बोला पहली बताओ धक्का कौन दे रखा, अब सर ये जो धक्का दिया है तो उसने तो सही बोल दिया और उसके पीछे लॉजिक था। अगर सर वो गलत आदमी होता तो बोलते मैं प्रॉमिस लिया था पहले से किया है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अल्फ्रेड वेगनर कुछ वैसा आदमी था नहीं। साइंटिस्ट में ये फर्क होता है कि साइंटिस्ट अपने आप को हमेशा वक्त देते हैं, समय देते हैं। तो सर अल्फ्रेड वेगनर सोचा बात तो सही है यार, कोइंसिडेंस तो हो ही सकता है, इसने फिर दिमाग लगाना शुरू किया। तो दिमाग लगाना शुरू किया तो कहा क्या एक तरीका और है, आप लोग एक तरीका जानते होंगे कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग में दो चीज होता है कि कौन सा चट्टान या क्या सब सुन रहे हो ना, कौन सा चट्टान या कौन सा रॉक कब तक या कब से बना है, या लगभग एक अंदाजा लग जाता है कि ये 2010 में होगा या 2018 का होगा। तो सर इसने सोचा क्या, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करने में क्या करेंगे, पहले मैप इमेजिन कर पा रहे हो आप, मैं किसमें तुलना कर रहा हूँ समझ लेना। इधर अफ्रीका में मैं तुलना कर रहा हूँ और इधर साउथ अमेरिका में, मेरी बात समझ रहे हो?
तो जब आपको, इसलिए मैंने बताया था मैप के बिना, आप ज्यादातर बच्चों नहीं बोलते कि मैप में सर खाली ज्योग्राफी होता है, वही बोला मैप खाली ज्योग्राफी के लिए होता ही नहीं है। मैप तो खैर ज्योग्राफी का दूर तक कनेक्शन भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि मैप के बिना पूरा सिलेबस ही अधूरा है। कहा क्या, एक काम करते हैं, कार्बन डेटिंग के लिए जब यहाँ का कुछ चट्टान उठाया, कुछ अफ्रीका का हिस्सा में उठाया और कुछ यहाँ का उठाया, अर्जेंटीना का जो कल वर्ल्ड कप जीत गया। अब कहने का मीनिंग है क्या कि सर अगर अर्जेंटीना बोल रहे हैं कि जीत गया, तो अब आपको पता चलना चाहिए क्या हुआ। जब यहाँ का उठाया वहां का उठाया, तो सर क्या हुआ, पहले दो चीज, ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठा के आप उठा के चल दीजिएगा और जाके किसी भी डिपार्टमेंट में कहिएगा देख के बताइए तो कब का है, उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स होंगे, इतना आसान तो है नहीं। तो पहले लोगों ने खारिज कर दिया कि वेगनर पागल हो गया है, इसको कुछ काम नहीं है, मेरे पास समझ में आ रही है, कुछ और ढूंढो, ये जो है ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ करके हर कोई डिमोटिवेट करेगा आपको। सीधी सी बात है, जब आप कुछ नया, अच्छा जो डिमोटिवेट कर रहा है उसको भी पता है कि सर कुछ ना कुछ तो इसमें है, मतलब दम है बंदे में, वो बार बार आपको जानबूझ के डिमोटिवेट कर रहा है कि इसमें दम है, ही कर लेगा आईएएस, तो आपको और जाके छुपाने की कोशिश करेगा बार बार कि सर ये ट्रैक से भटक जाए। वही तरीका अल्फ्रेड वेगनर का था, आप बोले कि चलो बेटा ठीक है, नहीं तुम कार्बन डेटिंग से करोगे कोई बात नहीं। एक और फाइनली एक मजेदार हाथ लगा इसको, और वो कुछ और नहीं था, वो सर उठ के चल गया यहाँ पे, और जब उठ के गया वहां पे अफ्रीका में, तो उसको एक जानवर और रेप्टाइल्स मिला जिसका नाम था मिसोसोरस। अब मिसोसोरस जब वहां गया, मतलब ये ऐसा समझ लो एक लिजार्ड होता है ना जैसे छिपकली, उसी टाइप का एक बड़ा प्रजाति उस टाइप से मिसोसोरस। यहां पे भी इसको मिसोसोरस मिला, और इंटरेस्टिंगली अर्जेंटीना में भी मिला। अब महसूस करके देखना, अगर मान लो एक रेप्टाइल्स है जो कि छिपकली की तरह है, ठीक है, और ये हुआ यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो आप एहसास करके बताओ क्या वो पूरा एकदम तैर के गया होगा यहाँ 7 समुंदर पार? सर वो तो तैरा होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो यहाँ पे मिल रहा है और सेम प्रजाति का है, सेम सब कुछ है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो एक बात तो उत्पन्न होता है कि सर ये जो लैंड एरिया है ये कहीं ना कहीं से अटैच था, और जब टूटा तो थोड़ा इधर आ गया और थोड़ा भाग इधर आ गया। अरे हाँ है ना, क्योंकि सर कोइंसिडेंस हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन सर इसका कोइंसिडेंस थोड़ी ना हो कि जो जानवर जो प्रजाति यहाँ मिल रहा है वैसा ही प्रजाति यहाँ मिलेगा। फिर बात समझ में आ रही है। और स्पेशली मिसोसोरस एग्जैक्ट, अब इसने अपना दूसरा थ्योरी प्रस्तुत किया कि जितना रेप्टाइल्स है सेम का सेम, जैसा फीचर यहाँ पे है वैसा ही फीचर कहाँ है, कहाँ, अर्जेंटीना में या साउथ अमेरिका में। इसी बीच में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो अच्छे लोग तब तक समझ गए कि वैगनरवा बुझाता सही बोला था, तो सर वो मान गया क्या कि कार्बन डेटिंग करवा लेते हैं। जैसे ही कार्बन डेटिंग का टेस्टिंग हुआ सर सेम टाइप का रॉक निकला, मतलब जो रॉक जो पत्थर जो चट्टान यहाँ पे है सेम एज इट इज वैसे ही चट्टान यहाँ मिला। तो सर अब बचा ही क्या है, तो कोइंसिडेंस क्या हम बोल सकते हैं कि था पहला वाला? नहीं, बस पहले इस समय कोइंसिडेंस इसलिए बोले कि उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा प्रूफ नहीं था। अब सर शुरुआत में तो सब लोग आपको पागले पागले बोलते हैं ना, अब सर अल्फ्रेड वेगनर को मिलने वाला है अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, ज्ञानपीठ जानते हैं आप लोग? ज्ञानपीठ नाम तो सुना होगा ना? ज्ञानपीठ का मीनिंग है जो ज्ञान को पीठ दिखा ले। अब समझ रहे, ज्ञान को जो पीठ दिखा दो उनको ज्ञानपीठ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंडिया का है। अल्फ्रेड वेगनर को एक जबरदस्त कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में सक्सेसफुल हासिल हुआ। तो क्या क्या पॉइंट दिया उसने? सर जैसे ये पॉइंट दिया ना, 3-4 साइंटिस्ट और उलबुला गए। उलबुलाना स्वाभाविक है, भैया आप आईएएस बनिएगा तो अधिकतर लोगों का तो हालत कैसे बन गल रहे सर। हम आप सोच रहे हैं सर आईएएस एक ऐसा पद है, एक ऐसा पोजीशन है जो इमीडिएट आपको चेंज कर देता है, आपका जनरेशन 1 सेकंड में चेंज हो जाता है। वो अलग बात, 1 सेकंड के मूवमेंट के लिए अपने रातों रात मेहनत की है, लेकिन वो 1 सेकंड में आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। आज वही आदमी सडनली बदल जाता है। तो लॉजिक कहने का मीनिंग है कि सर ये जैसी थ्योरी इनको मिला, रातों रात चैंपियन। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने आप लोग? तो डोनाल्ड ट्रंप यही बहुत फेमस का कोटेशन है। डोनाल्ड ट्रंप से जब बहुत अमीर बन गया, दुनिया का अमीर इंसान था डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिस्ट में आता है आज भी। तो डोनाल्ड ट्रंप सर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, उससे पूछा गया सर आप बहुत लकी हैं, मतलब रातों रात आप अमीर बन गए। तो उसने डायलॉग मारा सिंपल सा कि तुम्हें नहीं पता कि ये रात कितनी लंबी थी। तो सर कहने का लॉजिक है ना कि एक दिन में रातों रात इतिहास कोई नहीं रचता है, और अगर कोई एक दिन में रातों रात अगर इतिहास रचने की सोच रहा है तो रातों रात तो इतना नीचे आएगा कि दोबारा उठने का उसमें हिम्मत भी नहीं होगा। इसीलिए जब कोई टिका रहता है उसका मेहनत बहुत सालों तक है।
अब सर जैसे ही अल्फ्रेड वेगनर ने किया, 3-4 साइंटिस्ट बुरा मान गए, बोले कि हो सकता है हवा में घूम रहा है, हो सकता है ये भी कोइंसिडेंस हो। तो बाद में अल्फ्रेड वेगनर सोचा कि सबको जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, कहा कि सर गोबर पे लात मारने का छिटका किस पे पड़ेगा, अपने पे। तो उससे बढ़िया कि क्या करो, बच के निकल लो। तो सिंपल से मीनिंग क्या समझ में आया कि जितना आप कोई नया चीज करोगे उतने लोग आपका तो सर क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। तो सर इसने सीधा बोला हमको तुमसे क्या मतलब है, तुमको जवाब देने वाले हैं कौन। इसका थ्योरी एक्सेप्ट हुआ और हर थ्योरी का एक डिपार्टमेंट होता है, सारे वर्ल्ड क्लास के सारे साइंटिस्ट और मैंने इनको एक्सेप्ट किया और बोला कि नो इट्स नॉट जस्ट ए कोइंसिडेंस, ये इसका प्रूफ और एविडेंस है कि पहले आज जहां साउथ अमेरिका है वहां पहले था नहीं, और साउथ अमेरिका अफ्रीका से अटैच था। इस बात का एविडेंस 3 तरीके से दिया है, जिसमें पहला था एक तो फिट हो गया, दूसरा क्या हो गया कि सर जैसे ही कार्बन डेटिंग से यहाँ और यहाँ का रॉक उसको पता लगाया गया तो पता चल गया कि सेम रॉक है, और जब सेम रॉक है तो पता चल गया कि ये 3000 साल पहले का है, तो भी 3000 साल पहले का है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हुआ, मेसोसोरस एक रेप्टाइल से एनिमल्स, ऐसा समझो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है रेप्टाइल्स जो कि सेम मिले, जो यहाँ मिले वही यहाँ मिले। तो ये एविडेंस प्रूफ करता है, ये काफी नहीं एविडेंस काफी है कि जैसा चीज यहाँ था वैसा ही का है यहाँ पे। तो आप क्या करो, पहला पॉइंट लिखो फटाफट, पहले नाम लिख लो अल्फ्रेड वेगनर का। तो अल्फ्रेड वेगनर लिखो 1912। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में लिख के पहले क्या लिखना, ऐसे लिखना। अब हालांकि खुद से कहानी के तर्ज पे लिख सकते हो। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में बोला कि सर कॉन्टिनेंट आज जहां पे है वहां पे कभी नहीं था, और उसके लिए डैश डैश एविडेंस दिया। तो पहला एविडेंस उसमें लिखोगे, पहला प्रूफ जिगसॉ फिट, और जिगसॉ फिट में खुद से लिखो कि जब उसने साउथ अमेरिका को अफ्रीका से मैप पे मिलाने की कोशिश करी तो दोनों एक दूसरे में फिट हो गए। अब जैसे सर सीधी सी बात है, अगर आप सेव खा रहे हो, सेव को काटे हो आधा, तो सेव वापस मिला तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, अगर मिल गया तो बात खत्म। तो सेम क्या लिखोगे जिगसॉ फिट में, जब उसने साउथ में, और वही बोले एहसास करके, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, पूरा एकदम एहसास होना चाहिए क्या चल रहा है। तो सीधी सी बात है कि जिगसॉ फिट के अंदर जब उसने साउथ अमेरिका को अफ्रीका से मिलाने की कोशिश की तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका फिट हो गए, और ये फिट को ही हम जिगसॉ फिट कहते हैं। इस फिट को क्या बोलेंगे, जिगसॉ फिट। चलिए तो लिख लिए होगे, बहुत बढ़िया। अब जिगसॉ फिट के बाद उसका जो मेन स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा सा जो आपको पहले भी बताया था लेकिन एक बार और मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लेना है, फिर काम आगे बढ़ाना है। और एक क्वेश्चन चूंकि बार बार पूछता है इसीलिए आपको दिमाग में रख लेना है। तो आपको पहले जिगसॉ फिट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, पहले जो कॉन्टिनेंट था वो ऐसा नहीं था जैसे आज है, जहां पे जो था वो आज नहीं। तो मतलब कहने का सिंपल है कि सर आप ऐसे एक डायग्राम बना लेना आराम से, पहले प्यार से थोड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है। और डायग्राम बनाने में आपको क्या करना, पहले एक ऐसे समझ लो ये पूरा का पूरा लैंडमास है जिसका नाम है पेंजिया, हिंदी में भी पेंजिया ही बोलोगे। और उसके बाद जो पानी है उन सबको क्या बोलेंगे, पैंथालासा। तो सर पूरे ऐसा ही था, मतलब बीच में क्या हो गया, पूरा खाली जमीन का भाग, और उसके बाद चारों तरफ क्या हो गया, पानी। तो कहा जाता है आमतौर पे कि सर लैंडमास जो है अभी भी 29% लगभग है अप्रोक्स, मतलब लैंडमास लगभग 29% है, और उसके अलावा चारों तरफ बाकी क्या है, कितना परसेंट हो गया, लगभग 67 के आसपास, ये क्या हो गया, वाटर। तो लैंडमास का परसेंटेज अप्रोक्स कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी पर 29% है जहां अपन लोग रहते हैं, और उसके अलावा जितना भी एरिया बचा हुआ है उन सब में क्या है, वाटर है। तो नहीं, एक पोयम है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट टू ड्रिंक, पानी तो हर जगह है लेकिन पीने के लिए है नहीं। साफ पानी पीने के लिए मात्र हमारे पास अप्रोक्स 1% पानी है, साफ पानी हमारे पास अप्रोक्स 1%।
तो लॉजिक कहने का है, पेंजिया एक जर्मन का वर्ड है और पेंजिया का सिंपल मीनिंग होता है क्या, लैंड मास, मतलब कि भूमि, बस बात खत्म। एक जर्मनी का वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है, और जर्मन शब्द है, और पेंजिया का स्पेलिंग गलत नहीं लिखिएगा, PANGAEA लिखिएगा, ठीक है। और पैंथालासा का PANTHALASA, पैंथालासा। तो पेंजिया मतलब क्या हुआ जी, जमीन की पानी, जमीन, और पैंथालासा मतलब हो गया वाटर। पैंथालासा का मीनिंग क्या हो गया, वाटर। बहुत बढ़िया। बहुत शाबाश। अब सर देखिए क्या हुआ, ये पेंजिया मतलब इसी पेंजिया के अंदर सब कुछ है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सब कुछ है इसी पेंजिया के अंदर। मतलब अगर हम इस वर्ल्ड मैप पे समझे तो इधर देखो, जो ये अलग, क्या सुन पा रहे हो, किसको तो समझ आ रहा है, हाथ खड़े करो। अगर मान लो अगर वर्ल्ड मैप पे हम देखें तो ये जो पूरा अलग अलग है, ये ऐसा समझो कि पूरा इकट्ठा है एकदम, फिर बात समझ में, ये पूरा इकट्ठा है, लैंड मास पूरा इकट्ठा हो गया है, तो यही गोला मैंने बना दिया पूरा, और बाकी उसके अलावा चारों तरफ क्या है, पानी है। तो जो पूरा लैंडमास इकट्ठा है एक जगह, वो क्या हो गया, पेंजिया। और अब पेंजिया को सर, चूंकि अपना अपना काम, मैंने बोला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में स्लो मूवमेंट तो चल ही रहा है, तो चलता रहेगा, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं। तो सर जब मूवमेंट होता रहा तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज में ऐसे महसूस करो कि सर बीच में आप खड़े हो और पूरा चारों तरफ पानी है, और बीच में जहां आप खड़े हो महसूस करना वहां पे बस एक छोटा सा जमीन का हिस्सा है, आइलैंड मान लो, छोटा सा जमीन है, उस पर आप खड़े हो, या रणबीर कपूर खड़ा, फोटो शूट चल रहा है, ठीक है, रंग दे तुम मोए गेरुआ, अब मान लो वो सा सीन लो, चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, महसूस करो, ऐसे करना है, ठीक है। अब चारों तरफ क्या है, मेरी बात समझ में, चारों तरफ क्या है, पानी, बीच में क्या है, अरे बीच में तो बोलो, जमीन, और आप वहां खड़े हो, महसूस करो, अगर आप वहां खड़े हो तो जो जमीन जिस पे आप खड़े हो समझ लो उसी में सारा कुछ है, वो पेंजिया है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब कुछ, यहां तक क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, अगर वहां खड़े हो तो पानी चारों तरफ है, तो पानी भी तो अपना एक्शन लेगा ना, पानी भी तो अपना एक्शन करता रहेगा बार बार। जैसे कि आपके आंगन में अगर पानी बहुत दिनों तक लगा हुआ रह गया तो सर जितना मिट्टी है या आंगन के आसपास जितना दीवार है, उन सबको तो क्या करेगा, धीरे धीरे खोखला करना शुरू करेगा। अब उसी तरीके से ये पेंजिया है, पैंथालासा पानी है, तो उस पर असर डाल करके उसको क्रैक करना तो शुरू करेगा। तो सर हुआ क्या, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे क्रैक हुआ, अब मुझे बताओ जब क्रैक डेवलप होगा तो बीच में पानी आएगा कि सर कुछ और आ जाएगा, पानी आएगा। तो सर क्रैक डेवलप हुआ और इसके बीच में क्रैक डेवलप होते होते ही बीच में जमा क्या हो गया, पानी। तो जो क्रैक डेवलप हुआ जिसके चलते ये काम हुआ, तो सर हुआ, इसको बोलते हैं तेथिस सी, जो बाद में अभी मेडिटेरेनियन सी जो आज देखते हैं आप, वो तेथिस सी ही है। लेकिन अभी महसूस करना, इधर देखो, महसूस करना प्लीज, साउथ अमेरिका इस साइड है, बीच में हल्का क्रैक डेवलप हुआ होगा, सभी कोई आया ना। तो बीच में जब क्रैक डेवलप हुआ तो हल्का सा पानी आया, फिर पानी आया, तो सर आप कह सकते हो थोड़ा पानी आया, फिर पानी आते हैं, तो फिर धीरे धीरे पानी क्या बढ़ता चला गया। और इधर देखो, महसूस करो, साउथ अमेरिका इधर घसक रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, और ये उधर जा रहा है, मतलब जहां आया हुआ इधर घसक रहा है, बीच में पानी का अपना मूवमेंट चालू है। अब जब पानी का मूवमेंट चालू है तो क्या होगा इस प्रोसेस में, पहले सर छोटा सा थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, फिर पानी और बढ़ेगा, फिर पानी और बढ़ता जाएगा। तो क्या किया, बढ़ते बढ़ते पहले सी बना होगा, और सी के बाद अटलांटिक ओशन बन गया। मतलब दो चीजों के बीच में क्या था, थोड़ा पानी, फिर हल्का उसको खसकाते गया, पानी बढ़ता गया, खसकाता गया, पानी बढ़ता गया, तो समुद्र किस चीज में बन गया, महासागर में। इधर देखो सेम जो कांड यहाँ हो रहा है वही कांड यहाँ हो रहा है अभी प्रेजेंट में, केनिया तंजानिया के बीच में। देखो धीरे धीरे क्रैक डेवलप हो गया, और मैंने आपको बोला भी था कि अब ये हिस्सा अफ्रीका का टूट रहा है। तो अब धीरे धीरे सोचो, जब ये टूटेगा डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो आपको लगता है कि इंडियन ओशन का पानी और बढ़ जाएगा, मतलब उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, पानी तो जो है ही है, एरिया क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या महसूस कर पा रहे हो। तो कहने का लॉजिक है, ये जो अटलांटिक ओशन बना है ये तब बना जब साउथ अमेरिका अफ्रीका से सेपरेट होता चला गया, और बीच में पानी अपना एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस करता रह गया। तो पहले तो सर एक छोटा सा समुद्र ही रहा होगा ना, सी रहा होगा, और वही सी बढ़ता बढ़ता क्या बन गया,
अटलांटिक ओशन। सेम यहाँ पे है पेंजिया। पेंजिया के बीच में थोड़ा सा पानी आया, फिर थोड़ा और पानी आया तो समुद्र बन गया, और समुद्र बनते बनते धीरे 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 क्या बनेगा, फिर वो ओशन का निर्माण करेगा। और लॉजिकली बाद में पेंजिया जो है अलग हो जाएगा दो पार्ट में, एक नॉर्थ और दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ। तो जो ये लैंड मास है, यानी कि अगर पेंजिया है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी कि एक पार्ट हो गया आपका ऊपर में पेंजिया को बोलते हैं लॉरेसिया, और नीचे हो गया गोंडवाना। नीचे क्या हो गया, गोंडवाना। तो कहने का लॉजिक है सिंपल कि सर एक तरफ लॉरेसिया हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, गोंडवाना। तो नॉर्थ में लॉरेसिया है कि साउथ में है, नॉर्थ में है। तो कहने का कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसको फिर से हल्का सा मिटा के और आप लोग के लिए बनाऊं, तो ये मान लीजिए था हमारा पेंजिया, और इस पेंजिया को हम लोग बीच में से काट दे रहे हैं, तो ऊपर क्या बचा बोलो, लॉरेसिया, और नीचे हो गया गोंडवाना। ऊपर लॉरेसिया, नीचे क्या हो गया, गोंडवाना। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको ध्यान से समझ लेना है। तो एक तरफ लॉरेसिया, नीचे गोंडवाना। अब सर सवाल ये पूछता है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ लॉरेसिया की गोंडवाना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज आप जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडिया कभी जहां पे आ जाए वहां था ही नहीं। तो इंडिया कहां था सर, तो ये देख लो, मैंने आपको एक दिन बोला भी था, इंडिया जो है यहाँ है, यहाँ ये जो मेडागास्कर दिख रहा है ना, इस मेडागास्कर के साथ इंडिया है। और मैंने बोला कॉन्टिनेंट का मूवमेंट जो चल ही रहा है धीरे 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 सालों दर साल, है ना। तो इंडिया जो है मूव कर रहा है इधर के तरफ, और जब इधर के तरफ मूव कर रहा है तो सर वो जा रहा है किसके तरफ, अभी गोंडवाना से किसके तरफ, लॉरेसिया की तरफ। अरे सुन पा रहे हो, लेकिन अभी ध्यान से समझना सर, इंडिया यहां था, यानी कि इंडिया अफ्रीका के साथ अटैच था, और अफ्रीका से सेपरेट होते चले गए वहां इधर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहले जो समय था उस समय इंडिया एशिया का हिस्सा था कि अफ्रीका का, अफ्रीका का। इंडिया जो है एशिया का हिस्सा फिर बहुत सालों हजारों लाखों सालों बाद फिर आया। तो हम ये कहना बस सिंपल चाहते हैं कि सर कोई भी कॉन्टिनेंट जहां आज है वहां कभी था ही नहीं। तो इसने क्या किया, ऊपर में है लॉरेसिया, नीचे क्या है, गोंडवाना। तो सर नॉर्थ पार्ट को लॉरेसिया बोलेंगे कि साउथ पार्ट को, नॉर्थ पार्ट को। तो आप पॉइंट लिखोगे पेंजिया ब्रेक इनटू टू। तो पेंजिया पहले बना, डायग्राम से ही समझना, पेंजिया बना लेना, और पेंजिया में यहां लिख के दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया आपका लॉरेसिया और दूसरा हो गया गोंडवाना। ये जो गोंडवाना है ये शब्द आया है गोंड ट्राइब से। गोंड ट्राइब जो कि है बहुत उस समय उस एरिया में काफी डोमिनेंट था, उस हिसाब से नाम दिया गया गोंडवाना। तो पहले तो इतना लिख लो। ठीक है, तो लॉरेसिया, तो लॉरेसिया में हम लॉरेसिया में क्या क्या लिख लोगे, अभी प्रेजेंट में उस समय के हिसाब से भी हो रही है। तो लिख लो पहले लॉरेसिया में लिख लो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। पहले था लॉरेसिया लिखना, और लॉरेसिया में क्या लिखना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। अच्छा जब मैं बोल रहा हूं तो रटना मत, दिमाग में चल रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ऊपर का पार्ट। तो लॉरेसिया में सर ऊपर का 3 पार्ट हो गया। और नीचे जब आते हैं गोंडवाना में, तो गोंडवाना में सर 3 चीज और, क्या क्या लिख सकते हो, अफ्रीका लिख लोगे। अफ्रीका जब लिखोगे तो इंडिया जरूर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछता है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना की लॉरेसिया। तो इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना। तो सर इंडिया यहाँ है नीचे, ऊपर ये जानबूझ के बना लेना डायग्राम में, पहले बता देता हूं मैं। तो लॉरेसिया में क्या क्या लिखोगे, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और क्या लिखोगे, एशिया। और गोंडवाना में नीचे आप लिखोगे सिंपल क्या, तो सर एक चीज अफ्रीका, इंडिया और आप ऑस्ट्रेलिया लिख लो फटाफट। तो गोंडवाना में नीचे साउथ अमेरिका भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, नीचे तो साउथ अमेरिका ही जाएगा, साउथ में तो है ही, साउथ अमेरिका, अफ्रीका सारा ये नीचे का पूरा साउथ में हो गया, और ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है वो नॉर्थ वाला हो गया। तो यूरोप का ऊपर वाला हिस्सा या यूरोप का जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम क्या बोले, लॉरेसिया। और सर नीचे जितना है ध्यान रखिएगा, एक बात उसमें याद रखिएगा, और नीचे एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना।
तो इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना। सुन रहे हो ना सब? ठीक है, मजा आएगा, अभी मजा आएगा। तो इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लिख लिए, चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आगे लिखो दूसरा पॉइंट जल्दी। आप लोगों को मैंने ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताया था, याद है? ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुझे पता है किसको तो याद है, किसको तो नहीं याद है। किसको तो याद है हाथ खड़े करो। घर पे जाके पढ़ते ना। आप लोग को पता है ना कि आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब बता देना। मतलब किसी को ऐसा लगेगा, मतलब आप काम करने से पहले, बोलने से पहले चीजों को सोचना है, समझना है, करना है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो सर हम आईएएस कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आईएएस का। मतलब लगना चाहिए, झलकना चाहिए। और सर सिंपल सा मैं बार बार चिल्ला के एक ही बात बोल रहा हूँ यार, आप पता नहीं घर पे जाके क्या करते हो, भगवान जाने। वो आपकी स्थिति, आपको मुबारक हो। हर कोई आपसे बुरा स्थिति में आगे बढ़ा है, तो सिंपल सा मैं एक ही चीज तो बोल रहा हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ उतना जाके पढ़ लो। इससे ज्यादा करना क्या है आपको? उसको जाके रिवाइज कर लो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बॉस माफ करना, लेकिन आप लोग किसी लायक नहीं होते। अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी लायक नहीं है। मुझे लगता है फिर आपको एक ही काम कर लेना चाहिए, बता देता हूँ मैं। आराम से आपको घर से बोल देना चाहिए, पापा हमसे कुछ नहीं होगा, मेरे माथे पे लिख दो CD सब कुछ लिख दो। एडवोकेट से ना इस पे स्टाम्प मरवा दो कि बेटा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और हम पूरे मार्केट में घूमना चाहते हैं ऐसे। तब थोड़ा शर्म आए और हम जाके पूरे 5 मिनट रिवाइज कर लें। पता नहीं आपको रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन यकीन मानिए दिक्कत होगा, आपको बहुत दिक्कत होगा। और इतना आसान नहीं है, समझे? इतना आसान नहीं है। अभी से ही करते रहोगे तो काम आसान हो जाएगा, अभी से नहीं करोगे बाद में सोचोगे बेकार हो जाएगा। तो सिंपल से एक ही रूटीन है, घर जाना है, रिवाइज करके सो जाइए, टीवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर खेलिए। बस हम जो पढ़ाए हम इतना सा तो पढ़ा रहे हैं आपको, उतना पढ़ा रहे हैं। जो होमवर्क दिए एनसीईआरटी का पढ़ लो, फिर 2 बार रिवाइज कर लो, बाकी सो जाओ, खाओ पियो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कल आओ तो आपको जो मैं पहले का पढ़ा चुका हूँ उस बस तैयार हो। आगे का कुछ हम पढ़ने के लिए बोलते ही नहीं। और आप भी सोचते हैं आगे का पढ़ के जब बोलवे नहीं तो पढ़ के आएंगे क्या? तो सर जरूरी है भी नहीं हो, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा चुके हैं उतना जरूर ध्यान में रखिएगा। और आप लोग बच्चे नहीं है कि आप लोग को पकड़ पकड़ के और सिखाया जाएगा और हर दिन बताया जाएगा कि बेटा देखो बोतल के पानी ऐसे पीते हैं, ऐसे निकाल को फिर मुंह में लगाओ, फिर पियो, फिर बंद कर देना ढक्कन। और बेटा लंच जो मिला आपको पूरा खा लेना, नहीं तो मम्मा ना मारेगी आपको। समझ में आ गया? मतलब बात करते हैं। देखिए सर आगे नेक्स्ट, तो मैंने आपको 2-3 चीज बोला है, उसको वापस जो लोग टाइम पे आ गए उनके लिए बता देता हूँ। मैंने सिंपल एक ही चीज बोला है कि सर अल्फ्रेड वेगनर ने एक बात बोला, क्या? एक ही चीज बोला कि सर जो लैंडमास आज जहां है वहां कभी था ही नहीं, यानी कि जो कॉन्टिनेंट था वहां आज था ही नहीं। कैसे पता चला? जब वो अंटार्कटिका में गया तो उसको फॉसिल्स मिला, कुछ ऑसेस मिले, और ऑसेस मिलने के बाद तब उसको लगा क्या कि सर अंटार्कटिका में ऑसेस कहाँ से आ गया। तो उसने फिर सोचा कि कुछ ना कुछ तो कांड है। जब उसने फिट करके देखा तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था? जिग्सॉ फिट। और जिग्सॉ फिट में जब देखा है तो सर साउथ अमेरिका अफ्रीका से फिट हो जा रहा था, अफ्रीका यूरोप से, और नॉर्थ अमेरिका उससे, तो पूरी तरीके से फिट हो जा रहा था। तब उसने एक लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगा के बोला कि सर अर्थ पहले कभी वैसा था ही नहीं, और उसके कॉन्टिनेंट सब एक ही थे, और उसका नाम क्या था? पैंजिया, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो पैंजिया इज ए सुपर कॉन्टिनेंट, मतलब सभी कॉन्टिनेंटों का कॉन्टिनेंट एक ही था। और जिसके इसके अलावा जितने सारे थे उसको क्या बोल रहे थे? पैंथालासा। और पैंजिया एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग सिर्फ होता है लैंडमास। उसके बाद पैंथालासा का मीनिंग होता है वाटर बॉडीज या वाटर। और जब उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक हुआ, तो बीच में जब ब्रेक हुआ तो बीच में जो पानी घिरा इसको तेथिस सागर बोलते हैं, इसी को तेथिस सी बोलते हैं। और उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ऊपर का पार्ट हो गया क्या? लॉरेशिया, और नीचे का पार्ट हो गया गोंडवाना। चलिए यहाँ तक क्लियर है? गोंडवाना इज ए पार्ट ऑफ, अब उसमें इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना। तो नीचे जितना है जैसे कि साउथ अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका अफ्रीका, ये सब किसका पार्ट हो गया? गोंडवाना का। और ऊपर में कौन सा पार्ट है? लॉरेशिया। तो लॉरेशिया जो है किसका? नॉर्थ अमेरिका, आपका यूरोप और एशिया। तो इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आगे पॉइंट लिखिए। तो पहला पॉइंट सर टेक्निक आपको लिखना है क्या? जिग्सॉ फिट। अल्फ्रेड वेगनर ने 3-4 पॉइंट दिया था ना। तो पहला पॉइंट बोला कि पूरा मैप फिट हो जा रहा है, तो इस बात से प्रूफ होता है
कि कभी भी जो आज जहां पे कॉन्टिनेंट था वहां कभी नहीं था। अब दूसरा पॉइंट लिखिए इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखिए रॉक एज। रॉक एज मतलब चट्टान की जो आयु है। और चट्टान की आयु कैसे पता लगा सकते हैं? तो सर हमें वो टेक्निक नहीं जानना है कि सर वो बताइए कैसे होता है। कार्बन डेटिंग बस लिख लीजिएगा। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पत्थर कौन सा चट्टान कब का बना हुआ है कब का नहीं बना हुआ है। तो दूसरा पॉइंट रॉक एज, ठीक है, रॉक एज। अब रॉक एज में क्या लिखिएगा कि कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से हम लोगों ने पता लगा लिया कि अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का चट्टान का आयु लगभग एक ही समय का था। पूरा लिखो पूरा लिखो। देखो बाय कार्बन डेटिंग वी आइडेंटिफाई दैट साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका रॉक्स आर ऑफ सेम टाइम पीरियड। ठीक है जी, आगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस। मेसोसोरस एक रेप्टाइल्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेसोसोरस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बांटता है ना, फैलाव कह लो एक तरीके से। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस MESSO, ठीक है, फिर SAURUS, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस। तो इसमें क्या लिखोगे? मेसोसोरस एक रेप्टाइल्स है जो छिपकली की तरह है और वो सेम जैसा अफ्रीका में मिला वैसा ही कहाँ मिला? साउथ अमेरिका में। जो कि ये बताता है कि पहले पूरा लिखना है इस लाइन को, जो कि ये बताता है कि शायद साउथ अमेरिका और अफ्रीका पहले एक ही थे। और इंग्लिश में सिंपल क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस gives the evidence that Africa and South America are joined together. Evidence, तो सर मेसोसोरस से यह साक्ष्य मिलता है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका पहले एक ही थे, क्योंकि मेसोसोरस दोनों जगह पे मिलता है। तो एविडेंस क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 या 5 जो भी पॉइंट हो उसमें लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर प्लांट्स एंड रेप्टाइल्स। मतलब और भी वहां पे जो वन्य जीव और जंतु जो मिल रहे थे, पेड़ पौधे भी वो सेम थे। यानी कि क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड अदर रेप्टाइल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेसोसोरस ही था, बहुत तरीके के जानवर ही सेम मिले। अदर रेप्टाइल्स, परेशान मत होना, जो मैं बोलूं तो आराम आराम से यही खाली पढ़ाऊंगा मैं, तो हड़बड़ाना मत। जहां छूट जाए मैं एक बार और 2 बार रिपीट कर दूंगा, इसलिए चिंता कतई न करना। हाँ, फ्लोरा और फौना भी लिख सकते हो, लेकिन फ्लोरा फौना इसलिए लिखोगे क्योंकि फ्लोरा में पूरी प्रजाति आ जाएगी और फौना में फिर पूरा एनिमल्स का प्रजाति आ जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं पूरा का पूरा मिलने का चांसेस, क्योंकि एविडेंस कुछ पे ही मिला, और जब कुछ पे मिला तो सिंपल सी बात है सब पे क्यों हम लिखेंगे। तो लिख लेना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड अदर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मीनिंग जानते हैं ना? रेंगने वाला है ना? पक्का पक्का। तो सर और भी मेसोसोरस के अलावा और भी ऐसे जानवर और भी ऐसे पेड़ पौधे के साक्ष्य मिले जो सेम वैसा ही बिहेवियर था जैसा कि कहां पे था? अफ्रीका में, सेम है साउथ अमेरिका में। क्या सबको समझ आ रहा है? पॉइंट नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ अरे बता दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 बता दे रहे हैं, 4 या 5 जो भी होगा। तो इसमें मैंने क्या बोला? प्लांट्स और अदर रेप्टाइल्स में क्या लिखोगे? पेड़ पौधे और अलग जानवर, मतलब कि मेसोसोरस के अलावा और भी बहुत सारे जानवर थे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो बिल्कुल सेम वैसे ही थे जैसे कि
अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, बात खत्म। अब पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा टीलाइट डिपॉजिट। अब टीलाइट क्या बता देते हैं, टीलाइट डिपॉजिट्स, ठीक है। टीलाइट डिपॉजिट्स, उसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे मूवी में तो देखते ही आप लोग, ग्लेशियर्स जैसे आप जानते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ग्लेशियर्स जानते हैं, ध्यान से समझना, मुझे बताना एक बात। मतलब समुद्र के किनारे खूब तेज से पानी बह रहा है, तो आसपास जो भी वहां पे एरिया होगा, चाहे चट्टान हो चाहे कुछ भी हो, उसको इरोड तो करेगा, उसका अपरदन तो करेगा वो। अरे है ना, पानी जा रहा है आ रहा है। अच्छा, वो जो कोस्ट बना है उसी के कारण तो बना है। उसने क्या किया, जमीन था, पानी इतना तेज से जा रहा था, सीधा उस पर गया, फिर ऊपर से आया, फिर फ्लो आया, फिर गया। तो क्या उसके कारण अपरदन नहीं होगा क्या? जैसे आप देखिएगा कि गांव का सबसे अच्छा एग्जांपल पोखरा समझ लीजिए। अच्छा, ये मोती झील है ना, मोती झील समझ लीजिए, जो कि अभी पूरा एकदम कांड बना हुआ। अभी सब लोग कुछ बोल रहे हैं कि मोती झील बना देंगे तो यहाँ पे पूरा टूरिज्म हो जाएगा, फिर बहुत सारे लोग आएंगे, डुबकी लगाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, पता नहीं क्या क्या मुद्दा चल रहा है। चलो अच्छा है, इधर देखो तो क्या हुआ, मोती झील ने क्या किया, ध्यान से समझो। पानी था नहीं, अगर उसका फ्लो बहुत तेज था तो सर जो रोड का चौड़ाई बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे वो अपरदन करता जाएगा, कटाव करता जाएगा, और जब कटाव करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पतला। जैसे कि इंडिया में लोग दनेर का कटाव करते हैं, तो पानी नहीं करता, अपने से कर देते हैं। अपन खेत जोतने गए, पता चला सामने अपन डनेरवा उंगार वाला कैसे आ गए। सेम अपरदन कौन कर रहा है सर, यहाँ पे ग्लेशियर। जब वैसा ही अपरदन ग्लेशियर करे तो उसको टीलाइट बोलते हैं। मतलब ग्लेशियर के कारण क्या होता है, इधर सोचो, ग्लेशियर बहुत तेजी से मूव करेगा कि पानी बहुत तेजी से मूव करेगा? पहले समझ लो ग्लेशियर क्या होता है, कितने लोग जानते हैं ग्लेशियर क्या होता है? और सोचना है, ध्यान से बोलने से पहले, हरवाना नहीं है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग, ध्यान से समझना है। तो पहले समझना है, सोचना है, तब बोलना है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने बोला कि जैसे पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा एकदम बर्फ का टीला है, बर्फ का टीला आपने रखा है। जब पूरा धूप आएगा, अगर फ्लो होगा तो सर हल्का फ्लो होगा, लेकिन पानी तो आराम से फ्लो करके निकल जाएगा। अब मुझे आपसे पूछना है कि मान लो ये आपके बचपन का वो जो पहाड़ बनाते थे, वो पहाड़ है जो आप सीनरी बनाते थे। अब यहाँ पे समझिएगा, और इसी बीच में आप बनाते थे बढ़िया से क्या, अरे नदी बहा नहीं देते थे, और नीचे घर हुआ करता था, तो अरे तो मैं बहुत बार बोला हूँ। ये तो काफी बार मैं समझा चुका हूँ, है ना। नीचे घर हो जाता था, इधर एक पेड़ बना दिए, कुछ लोग कुत्ता भी इधर साइड में बना देते थे, और यहाँ से गेट निकाल दिया ऐसे यूं कर। तो कहने का लॉजिक है कि सर ये बचपन का पहाड़ काम का है। अब मुझे आप बताइए, ये पहाड़ के पास अगर नदी बह रही है इधर इधर, तो नदी तेज बहेगी, बस एहसास करना सर, और एकदम अलर्ट रहना। तो नदी तेज बहेगी, तो मुझे आप बताओ, इस पहाड़ पे जो कटाव होगा, ये थोड़ा आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कटाव करेगा, और थोड़ा कटाव होगा तो सीधा होगा, तो सीधा क्या करेगा, इरोड किया खत्म, सीधा अपरदन किया, कटाव किया खत्म। लेकिन अब मुझे बताना इधर, अब मान लो पानी ऐसे जा रहा है आराम से, काफी स्लो, तो आपको नहीं लगता है कि जब स्लो अगर जाएगा तो कटाव बहुत ज्यादा सीधा नहीं बनेगा, बल्कि आराम आराम से एक स्टेप टाइप का बन जाएगा? अरे है ना। तो कहने का लॉजिक समझो सर, आप देख के पहाड़ को आइडिया लगा सकते हो कि कौन से पहाड़ का अपरदन कैसे हुआ है। और मैं आगे अभी बताने वाला हूँ, मजा आएगा। मैंने बोला ना कि आप कहीं घूमने जाओगे ना, तो सर आपको घूमने में मजा नहीं आएगा, आपको मजा सिर्फ इसी बात में आएगा, सर बोले थे यही बोला है, इसी को क्या बोल रहे हैं, आप उसी में ढूंढोगे और वही मजा देगा आपको। बाकी घूम के क्या, बाकी तो जिसको नहीं पता वो कहता है एक पत्थर मिलेगा, शिव जी के पानी वहां से निकला था, वहां से आओगे तो शिव जी के जटा से निकल रहा है। बाकी लोग जी कहीं लगाएंगे लोग। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिमरोल्स के आगे पढ़ाऊंगा कि स्प्रिंग और हॉट स्प्रिंग में कैसे होता है, और लोग कहते हैं कि सर ये शिव जी के जटा से आया, उसका क्या लॉजिक है, खिंचकर सारा कांड क्लियर होगा। ये तो माथा टेका, जय भगवान जय भगवान, सरवा टेक दिया, पूरा लोग पीछा रहा है, पता है भगवान की जटा। भाई शांत मतलब शांति रखना। अब सर यहाँ देखिए, अच्छा गाँव में वही चलता है खूब, गांव में अगर एक आदमी घूम के आ गया वैष्णो देवी से, तो 4 वो बात ऐसा ऐसा लेके आएगा,
सर वो पूरा 4 आदमी को महफिल में बैठा हुआ है कर, अरे मर्द जान तो गजब। अरे सामने 4-5 आदमी है, वो एकदम हाँ हाँ, उसको वो भी आराम से हाँ भी ला रहा है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। इधर देख लो, सेम अगर ग्लेशियर मैंने बोला तेजी से मूव करेगा कि पानी तेजी से मूव करेगा। अगर पानी तेजी से मूव करेगा तो सीधा काट के सीधा स्लोप सीधा कर दिया। अब ग्लेशियर मूव करेगा तो उसमें कुछ स्टेप्स बनाएगा। अब मुझे एक बात बताना, कितने लोग मूवी देखे हो लक्ष्य? बढ़िया। एक तो बड़ा प्रॉब्लम है कि बढ़िया मूवी आप लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं निरहुआ चलो ससुराल, निरहुआ रिक्शा वाला, ठीक है, मतलब मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा मूवी पहले देख लेते, कुछ भी देख लेते। सनी देओल मूवी सर्च किए, जो आया चल रहा है, बताया था आपको? नहीं, ड्राइवर साहब का सर कुछ भी दिखा रही, बस वॉइस पे डाला सनी देओल मूवी, जो आया चल रहा है, बस उसको कोई मतलब नहीं मूवी कौन सा चल रहा है, कुछ पता नहीं, बस चल रहा है। और सबसे आगे रात भर सीट लगा दिया, इधर सामने पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं उसको। इधर देखिए, तो सर लक्ष्य मूवी में उसमें देखिएगा एक सीन है जिसमें ऋतिक रोशन पहाड़ पे जाएगा। लक्ष्य मूवी अगर आप देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत कंफ्यूज रहता है, अच्छी मूवी है, ठीक है। ऐसे उसको कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं 12th के बाद 10th के बाद ऐसा कंफ्यूज रहता है, तो फिर वो कैसे, फिर उसको बाद में वो गलती से डिफेंस का फॉर्म भर देता है और खूब मेहनत करके सेलेक्ट हो जाता है। वहां पे जब जाता है तो लक्ष्य मूवी में देखता है एक पहाड़ पे, और चूंकि अटैक हुआ रहता है, उसको अटैक करना रहता है। तो जिस पहाड़ पे है, लेकिन आप कुछ पहाड़ पे सर स्लोप बने रहते हैं जिस पर आराम से आदमी पकड़ के चढ़ सकता है। तो मुझे आप बताना, जिस पे अगर पकड़ के आराम से चढ़ पा रहे हो, तो ग्लेशियर के कारण बना हुआ कि रिवर्स के कारण? ग्लेशियर के कारण। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो पूरा समतल है, इधर ध्यान से समझो, और ये समतल है और इस पे कोई चीज स्लो आराम से मूव कर रहा है, तो स्टेप्स क्रिएट कर देगा वो, थोड़ा। अब मान लो ऐसे ही सेम है, तेजी से निकल गया, अपर्दन पूरा खत्म, यानी कि पूरा ही सीधा हो जाएगा। कुछ बुझा रहा है? तो सर आप जो बचपन का पहाड़ बनाते थे, तो इसके कारण सबसे बड़ा समस्या क्या होगा आपको? सबसे बड़ा समस्या होगा कि पहाड़ जो है ये इतना सीधा हो जाएगा कि सर आप इस पे चढ़ नहीं पाएंगे। सर चढ़ने के लिए आपको क्या मूव करना था? ग्लेशियर। लेकिन आप क्या मूव कर रहे थे? पानी को। अब प्रॉब्लम यही है कि सर जैसे ही अपर्दन हुआ, तो सर ये जब ग्लेशियर के कारण अपर्दन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टीलाइट। और टीलाइट सेम एज इट इज पहाड़ में वैसा ही मिला जैसा अफ्रीका में था, सेम एज इट इज पहाड़ आपको अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में मिला। और उस सब का मूवमेंट किसके कारण था? ग्लेशियर के कारण। और ग्लेशियर वर्ड यूज करने का मीनिंग था कि पहले चूंकि पैंथालासा था, और पैंथालासा था तो पहले उतने अमाउंट ऑफ वाटर में थे नहीं, तो जो थे थोड़ा सा ग्लेशियर टाइप के पानी था, और ग्लेशियर के कारण यहाँ अपर्दन हुआ है, जो कि प्रूफ करता है कि साउथ अमेरिका पहले वहां नहीं था जहां पे आज है। तो सर क्या लिखोगे? टीलाइट। और टीलाइट के मीनिंग क्या लिखोगे? ग्लेशियर से बना हुआ स्टेप्स, ग्लेशियर से बना हुआ स्टेप्स, पहाड़ों पे जो किनारे पे और उस पे बढ़ गया, जिस पे आप चढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो कितने एविडेंस हो गए? 5 हो गए लगभग, ठीक है। एक और एविडेंस है, लिख लीजिए उसमें 6, प्लेसर डिपॉजिट। एक है टीलाइट डिपॉजिट था, अब क्या है? प्लेसर डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब क्या होता है? इकट्ठा हो जाना, प्लेसर डिपॉजिट। तो प्लेसर डिपॉजिट मतलब है कि जो पानी, जो नदी के बहाव के कारण जो स्टेप्स बनेगा, वो भी सेम वैसा ही मिला जैसे अफ्रीका में। टीलाइट डिपॉजिट क्या था? जो ग्लेशियर के कारण हुआ हो, और प्लेसर डिपॉजिट किसके कारण हुआ होगा? रिवर्स के बहाव के कारण, यानी कि नदी के बहने के कारण जो स्टेप्स क्रिएट हुए उसको बोल रहे हैं प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट। अब कहने का मीनिंग क्या है कि नदी ने यहाँ पे अब सीधे से कटाव करेगा तो कुछ बहा के अपने साथ ले ही जाएगा, पर नदी के साथ साथ तो बहुत सारी चीजें उसके साथ चलेगी। तो प्लेसर डिपॉजिट का एक ही मीनिंग है कि जब नदी के बहाव के कारण जो स्टेप्स क्रिएट होते हैं,
द स्टेप्स विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिवर दैट इज कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। और प्लेसर डिपॉजिट सर सेम वैसा ही है, जहां साउथ अमेरिका में मिलेगा वैसा ही आपको अफ्रीका में मिलेगा, प्लेसर डिपॉजिट। अब आज प्लेसर डिपॉजिट का मीनिंग समझ गए, मतलब सिंपल था ये कि सर जो नदी के बहाव के कारण स्टेप्स क्रिएट हुए, और सर नदी कभी भी बहेगा तो क्या पूरा प्योर बहेगा क्या? अपने साथ साथ तो बहुत कुछ लेके चलेगा, और सर बहुत कुछ लेके चलेगा तो क्या करेगा? वो किनारे पे जमा भी करते तो जाएगा। अरे मतलब ये मान लो अगर नदी बह रही है ऐसे यूं, ठीक है, तो नदी बहेगी तो क्या नदी का मूवमेंट जब ऐसा होता जाएगा तो सर अपने साथ यहाँ से मान लो रेत उठाइए, तो रेत उठा के इधर अगर आई तो यहाँ पे कुछ जमा करेगी, है ना, किनारे पे। इसलिए तो समुद्र के किनारे सर इसको बना के क्या गोवा वाली बीच पे, अरे बीच कैसे बन रहा है? वैसे ही तो बन रहा है। खींच मेरी फोटो, तो सर आप बीच पे जाके बैठेगा, वहां पे क्या किया सर, दिमाग देखो कितना लगाता है इंसान। उसी पे सर कुर्सी से लगा दिया सर, कुर्सी के 4,000 रुपए पर घंटा और कर दिया, बाकी आपको नारियल ओल का जूस पिला दिया, बात खत्म हो गया। कहने का लॉजिक है क्या, रेत ही तो है, लेकिन उस रेत का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है सर। और आप जब भी जाते हैं, आप लोग उड़ीसा में जब कोई अगर पुरी गया होगा, पुरी जगन्नाथ पुरी अगर जाइए तो कोशिश करिए जाइए वहां पे, और वहां जाएंगे तो सर आपको मिलेगा, और बहुत अच्छे से हालांकि फ्रेश रखा हुआ है वो लोग। तो लॉजिक कहने का क्या है, इधर देखो नदी अपने साथ कुछ इधर डिपॉजिट की, फिर इधर गई, थोड़ा वैसे बहाव है, ऐसा थोड़े नदी आराम से जा रही है, तो उसका बहाव थोड़ा सा आमतौर पर सीधा होता नहीं है, क्योंकि रास्ते पूरे सीधे नहीं मिलते हैं। अब इधर लेके गई तो कुछ यहाँ भी तो डिपॉजिट करेगी, अरे है ना। फिर उसी तरीके से इधर जो ये डिपॉजिट मिलता गया, तो सेम इसमें जो मटेरियल था वैसा ही सेम मटेरियल उधर भी था इधर भी था। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि सर टिलाइट डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट भी ये प्रूव करता है कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका आज है वो कभी भी पहले अलग नहीं था, बल्कि एक साथ ही था। इसका बहुत बड़ा एविडेंस है। तो टोटल होगा एविडेंस 5, 6, 7 जो भी होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहला एविडेंस दिया कि सर जब मैप से फिट किया तो सब एक दूसरे से फिट हो गए, जिसको नाम क्या बोल रहे हैं, जिगसॉ फिट। दूसरा उसने बोला कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया तो पता चला कि सेम है मटेरियल, मतलब सेम उसी टाइप का है रॉक, जो वहां पे था वैसा ही यहाँ पे। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसोसोरस, मिसोसोरस भी वैसा ही सेम मिला जैसा वहां पे था, जो रेप्टाइल्स वहां मिलते वैसे मिला। अदर प्लांट्स और एनिमल्स भी कुछ वैसा ही मिले, जो वहां मिलते थे यहाँ मिले। उसके बाद सिलाई डिपॉजिट सेम, जो टिलाई जो ग्लेशियर के कारण जो डिपॉजिट हुआ है वो भी सेम था, और जो नदी के कारण जो डिपॉजिट्स हुए हैं उन दोनों का भी कैरेक्टर दोनों को क्या था, सेम था। तो यहाँ तक सर उसने एविडेंस तो दे दिया, लेकिन एक बात पूछ लिया किसी ने, और यही बात सर बहुत बड़ा बात था जिसका अल्फ्रेड वेगनर जवाब नहीं दे पाए। तो बोला क्या, चलिए सर मान लिए कि पहले नहीं था, हम मान लिए कि एक जगह पहले नहीं था, चलिए डन हो गया, बहुत एविडेंस दे दिया, 7, 8, 10 इतना एविडेंस दे दिमाग खराब हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि मूवमेंट हुआ कैसे? अरे पॉइंट तो ये है ना भाई, अरे बुझा रहे हैं कि नहीं बुझा रहे हैं? आप बोल दिए क्या कॉन्टिनेंट मूव करता है, बट आप ये तो नहीं बताया ना कैसे मूव कर रहा है भाई, कैसे, क्यों? जब इनसे पूछा गया तो जब इंसान के पास जवाब नहीं होता है तो क्या गोल गोल घुमाएगा, मुंह में गुलू 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 करेगा, बुझा रहा है? तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अर्थ छोड़िए, सन और मून आपस में एक फोर्स क्रिएट करते हैं जिससे अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन के कारण ये चीज हुआ है। तो बोला बस बस बस, अगर ऐसा होता तो अर्थ वह रोटेट नहीं कर पाता। तो लॉजिक कहने का था कि इनके पास जवाब इस बात का नहीं था, ये जरूर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मूवमेंट होता है, ये भी सिद्ध कर दिया कि पहले जो था वो ऐसा था नहीं, आज जो है वो भी वैसा नहीं था, पहले पेंजिया था, ये सब सिद्ध हो गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क उठता है कि कैसे मूवमेंट हुआ। अगर हम बोल रहे हैं कि अर्थ यहाँ है और पहले यहाँ था आज यहाँ है, तो कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ जिसके कारण वहां से वहां गया? ये अल्फ्रेड वेगनर जवाब देने से मतलब संतुष्ट कोई हुआ नहीं, और इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर वो नहीं दे पाए। इसीलिए सीधे सी बात है, देखो कोई साइंटिस्ट अच्छा बुरा नहीं होता, एक साइंटिस्ट एक काम को एक जगह पे पहुंचाएगा, फिर उसका जो प्रॉब्लम हुआ उसका कोई और समाधान निकाल के फिर उसका कोई प्रॉब्लम, ये तो होता रहता है। अब ये जो प्रॉब्लम इसके कारण क्रिएट हुआ, इसका समाधान कोई और नहीं देगा, आर्थर होम्स देंगे, आर्थर होम्स। और आर्थर होम्स ने कहा कि सर मूवमेंट होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसमें आप लोगों ने बताया कि अर्थ में जो मूवमेंट हो रहा है जो उसके प्लेट्स में, वो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हो रहा है। और प्लेट टेक्टोनिक्स कब हो रहा है, क्योंकि मैग्मा अंदर मूव कर रहा है, और मैग्मा के मूवमेंट के कारण अर्थ मूव कर रहा है। तो सर एक थ्योरी का फेलियर दूसरे थ्योरी का सक्सेस।
अरे कुछ बुझाया? तो सर एक जगह पे अल्फ्रेड वेगनर जवाब नहीं दे पाए कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसी का जवाब आगे आपको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में मिलेगा। आर्थर होम्स जवाब देंगे। आर्थर होम्स ये तो बता दिए ठीक है, लेकिन फिर इनका एक और सबसे नया नाम आएगा और वो नाम होगा हैरी हेस। कौन सा नाम है? और हैरी हेस कहेंगे तुम दोनों जमीन जमीन खेल रहा है, हम पानी पानी खेलेंगे, पानी में छलांग लगा। और पानी में छलांग लगा के बोले कि अगर तुम लोगों ने ऐसा बोला है कि सर अर्थ का मूवमेंट होता है, तो सर पानियों में तो मूवमेंट हुआ होगा, यानी कि पानी में भी मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि जमीन का सर पानी क्या है, जमीन के ऊपर ही है भाई, सतह पे है। तो अगर जमीन में मूवमेंट है तो पानी में भी मूवमेंट होना चाहिए, और पानी में मूवमेंट होगा तो सर ओशन के अंदर जरूर कहीं ना कहीं तो सर क्रैक डेवलप होना चाहिए। सर टॉर्च मार के घुस गया अंदर, तो देखा हाँ भाई क्रैक तो है यार। तब जाकर वो देखा क्या कि जो पानी के अंदर गया तो देखा क्रैक्स डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि क्रैक्स डेवलप होगा तो वोल्केनो आएगा ऊपर, और जब ज्वालामुखी ऊपर आएगा तो क्रैक ही तो प्रूफ है ना कि सर कहीं ना कहीं अर्थ मूवमेंट के कारण ही उसमें क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो सर आगे बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन मैंने क्या बोला, पहला शुरुआत अल्फ्रेड वेगनर से होगा, एक आदमी, फिर उसके बाद उसका थ्योरी कौन देंगे, आर्थर होम्स, और फिर थर्ड थ्योरी देंगे कौन, हैरी हेस। और हैरी हेस का बस डिफरेंस ये है कि वो पानी पे बिलीव किए, उनको जमीन से मतलब नहीं थे, कुछ अलग करना चाहते थे और कुछ अलग किया, जिसके कारण हम आगे का टर्म पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। क्या कि सर पहले इन दोनों के बीच में थोड़ा पानी हुआ, पढ़ो इधर क्या लिखा है, सी फ्लोर। तो पहले छोटा सा है तो सी, समुद्र का फ्लोर क्या हुआ, एरिया छोटा सा, स्प्रेडिंग मतलब क्या हुआ, फैलाव, समझ रहे हो? तो स्प्रेडिंग क्या हुआ, फैलाव। तो सर ये पहले समुद्र था, समुद्र बढ़ते 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 क्या बन गया, ओशन बन गया, जिसका नाम क्या है, अटलांटिक ओशन। कुछ बुझा रहा है? तो सर कुछ वैसा ही हैरी हेस उसका कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा। बाकी आप लिखिए नेक्स्ट लिखिए डिसएडवांटेज ऑफ अल्फ्रेड वेगनर या लिमिटेशंस ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। देखो सबका मीनिंग सेम ही, ऐसे लिखो, या तो लिखो ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जिसके कारण जो जवाब नहीं दे पाए, ड्रॉबैक्स लिख लो या लिमिटेशंस लिख लो, ठीक है जी, या डिसएडवांटेज लिख लो, जो मैंने लिख लो, आपकी मर्जी है, कलम आपका है, कॉपी आपका है, ठीक है। डिसएडवांटेज, तो ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट लिखो इसमें क्या, और लिखिएगा सबसे फर्स्ट पॉइंट कि अल्फ्रेड वेगनर ये बता नहीं, ये ऐसा मैं बोल देना एक बार, उसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगा, सुन लो। अल्फ्रेड वेगनर ये तो बताए कि मूवमेंट होता है, बट मूवमेंट कैसे होता है इसका जवाब वो नहीं दे पाए। तो अल्फ्रेड वेगनर स्टेटेड दैट movement of continent takes place, but how does it takes place doesn't say anything। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये तो बताया कि मूवमेंट होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि मूवमेंट कैसे होता है। क्या बोला कि सर अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला कि सिंपल सी बात है कि सर कॉन्टिनेंट जो है मूवमेंट होता है, महाद्वीप में मूवमेंट होता है, महाद्वीप गति करता है, मानते हैं, लेकिन मूवमेंट हुआ कैसे, अल्फ्रेड वेगनर जवाब नहीं दे पाए। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा आपको लिखना है किताब से, और वो आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने के बाद मिलेगा, क्योंकि वो समझा चुका हूं, लेकिन वो आपको मिलेगा, तो अभी रुक जाइएगा, वहां लिख लीजिए किताब में पढ़ने के बाद ही लिखेंगे नहीं तो उसके पहले नहीं। बहुत अच्छा काम है, और मैं अब आप लोग को चूंकि पूर्ण भरोसा हो गया है मुझे, इसीलिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसको यही पे पढ़वा के ही भेजूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग घर पे जाकर पढ़ते हैं, इसीलिए फिर भी मैं पढ़वा लूंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। जहाँ रिस्क लेना होगा वही थोड़ा बहुत रिस्क लूंगा, जहाँ मतलब लगे कि नहीं भी पड़ेगा तो जाने दो, ठीक है। लास्ट तक गाड़ी तो क्या होता है, बस का ड्राइवर है वो पहले क्या होता है, समझाता है, देख भाई हम बस लेके चला रहे, हम बढ़िया से लेके चल रहे हैं,
बस चुपचाप तुमको बस वही काम जो बोल रहे हैं वही काम करना है। लेकिन अब कोई 3-4 को नहीं होता है पकड़ एक कप पहुंची मार दे पिपरा कोटी मान लो बार बार पूछते रहता है वो सर उसको उलउलाट एक बार 3-4 बार पूछ लेगा। हाँ फिर बोलेगा मतलब धीरे चलो और झटका मारता मान लीजिए बैठी है चक्का के पास एक ही बार सब जहाँ कूदा उठा के ऊपर मारा ऊपर भी लगा फिर नीचे लगा और परेशान है। अच्छा बस का ड्राइवर उसको पहले ही बोल दिया था क्या कि बेटा देखो तुम जहाँ पे बैठे हो वहां चक्का है वहां पे तुमको उठा के पड़ गए तो तुम एक काम करो तुम पकड़ के रखा करो। लेकिन वो पकड़ के रखा नहीं क्यों होशियार चलता है। तो लास्ट में बस ड्राइवर क्या करेगा एक ही काम है मेरे बस तो उतर जाओ। कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं आप? तो सिंपल सा मीनिंग है कि बस का ड्राइवर मैं हूँ मैं जिस ढंग से बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करते रहोगे काम हो जाएगा। नहीं फॉलो करोगे लास्ट में एक ही ऑप्शन है आपको दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा और दूसरा बस इतना पटकेगा कि आप 1 किलोमीटर में भी नहीं जा सकते उसके बाद आप उतर ही जाएंगे। तो सिंपल एक ही ऑप्शन है क्या जैसे बोल रहा हूँ वैसा प्लीज करते चले जाइए लाइफ बन जाएगी। मैं आपको बार बोलता हूँ बहुत दिल से पढ़ाता हूँ मैं बहुत दिल से मेहनत इसलिए मुझे बुरा लगता है। तो किसी जगह घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप आ रहे नहीं आ रहे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हम अपना काम करके निकल लेते हैं। मेरा लॉजिक क्लियर है हम जो पढ़ाए वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर चाहते हैं मेरे साथ रहना पड़ेगा तो एकदम खुशी खुशी आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है या कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसीलिए सर काम करते रहिएगा। मैं सच बता रहा हूँ सब में पोटेंशियल जबरदस्त है सबकी औकात बहुत बढ़िया है बस आप उस औकात को इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसके कारण आप फेलियर होंगे और नहीं पढ़िएगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा। किसको फ्रस्ट्रेशन आके मेरे पे कोई अगर उतारेगा भी ना हम उनको कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि हमको पता है ये फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि अपना काम कर ही नहीं रहा। आप सोचे थे आज काम करना नहीं किया आपको फ्रस्ट्रेशन होगा स्वाभाविक है। आप काम कंप्लीट करके आइए कल के क्लास में सर गजब एनर्जी रहेगा आपका। आप सिर्फ पढ़ के ये जो मैंने दिया है आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे कल के क्लास में और नहीं पढ़ के आइए तो ऐसे रहिएगा जी बोल ली हाँ बोल ली इधर नहीं लिख पेन ही नहीं चल रहा इधर क्या कुछ नहीं गजब आ जीवन में मनहूस लोग से दूर रहिए। तो ड्रॉबैक्स यहाँ हो गए। दूसरा पॉइंट अब थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया था और इसको थोड़ा सा समझना है। लिखिए आपको मैंने बोला था देख लो यहां से फिर से बता रहा हूं। देखो सर मैं टीचर उचर अपने आप को मानता हूं नहीं तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है जी। गुस्सा आ जाएगा फिर खामोखा। ऊपर में मान लीजिए मैंने बोला था क्रस्ट बोला था तो मैं एक काम करता हूँ इसको हटा लेता हूँ। क्रस्ट के बाद क्या बोला था बोलो जरा मेंटल और नीचे क्या था कोर। तो क्रस्ट में मैंने आपको बोला था कि सर इस क्रस्ट में ये वाला मान लो जो ऊपर का हिस्सा इसको बोला था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट याद है ना और एक नीचे बोला था कौन सा ओशनिक क्रस्ट बताया था। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कॉन्टिनेंटल थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर लगाना ठीक है ऐसे मत बोल देना खुद बुदा के मतलब ना बार बार इस बात की गरिमा रखिएगा कि आईएएस का तैयारी करने आए हैं आप इस बात को हमेशा सोचना है फील करना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा यंग होगा कि ओशनिक क्रस्ट ज्यादा यंग होगा। मैं कॉन्टेक्स्ट में भी समझा देता हूँ। यंग का मीनिंग सिंपल है समझ लो जो नया नया बना है। तो सर अगर हम पूछें कि सबसे नया ये होगा कि ये होगा मतलब ओशनिक क्रस्ट यंग होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यंग होगा तो कौन सा होगा आप थोड़ा सा लॉजिकली इसका जवाब दीजिएगा तब उसके बाद आगे बात को बढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये यंग होगा या फिर ओशनिक क्रस्ट यंग होगा। और यंग का मीनिंग मैंने क्या बोला सिंपल कि जो पहले बना है वो बूढ़ा है जो पहले बना क्या है बूढ़ा और जो बाद में बना हुआ सिंपल दादाजी पहले पैदा लिए इसलिए दादाजी हैं आप बाद में पैदा लिए इसलिए आप पोता है। तो सर सोच लिया आप तो मैं क्वेश्चन पूछा हूं क्या कि कौन सा यंगर होगा। जवाब सबका क्लियर है कितने लोग जवाब सोच चुके हैं हाथ खड़े करिए। गजब मतलब कितने लोगों को लगता है कि सर ओशनिक क्रस्ट जो है वो ज्यादा यंगर है वो हाथ खड़े करें। कितने लोगों को लगता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा यंगर है बहुत बढ़िया। और ज्यादातर लोग कहाँ हैं और लोग हैं सर आप बता दीजिए हम ये जवाब देने थोड़ी आए दिमाग हमको लगाना होता तो आपके पास क्यों आते। चलिए देखिए इधर मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था थोड़ा सा वही बोला कॉमन सेंस अगर लगाते तो काम आसान हो जाता। थोड़ा देर पहले बताया था ये पेंजिया है क्या बोला था जी पेंजिया। तो बोला सारा लैंडमास क्या इकट्ठा है तो सारा लैंडमास इकट्ठा है उसके बाद उसके बीच में क्रैक डेवलप हुआ तब जाकर पानी क्रिएट हुआ है। तो ये तो बात क्लियर है ना कि ओशनिक क्रस्ट बाद में आया है
क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो पहले से था ही। ओसनिक, और मैं क्या बोला हूं इधर आप देखो ध्यान से, कहीं और बनाया भी नहीं, क्रस्ट में मैंने कॉन्टिनेंटल और ओसनिक बनाया है। यानी कि जमीन तो पहले से था ही, पानी ने अपने एक्शन से क्या किया है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसके बाद क्या बनाया, ओसनिक क्रस्ट। अरे मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कहने का ये कि सर हम सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही क्यों बनाए, हम चाहते तो मेंटल में भी तो बना सकते थे, कोर में भी तो बना सकते थे। तो हमने क्या आपको बोला कि पहले पूरा का पूरा लैंडमास क्या था, पैंजिया। उस पैंजिया में क्रैक डेवलप हुआ किसके कारण, पानी के कारण, और पानी के कारण क्रैक डेवलप होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, ओशन का निर्माण होता चला गया। तो ओशन कॉन्टिनेंट के क्रैक्स के बाद डेवलप हुआ, इसलिए दिमाग में इतना बस दिमाग में रख लीजिएगा, लिख लीजिए नोट करके, ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि ओशनिक क्रस्ट जवान है, और जवान का मीनिंग सिंपल है कि ओशनिक क्रस्ट जो है नया है। तो ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो पहले अगर बोलेंगे कि सबसे पुराना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा या ओशनिक क्रस्ट होगा, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। अब ये दिमाग में आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में बार बार पूछता है, और बहुत लोग क्या रट्टा मार के चले जाते हैं। वही मैंने बोला रट्टा मार के जो गया है, देखो आईएएस तो उसके लिए बना ही नहीं ना, आईएएस उसके लिए बना ही नहीं है जो सिर्फ रट्टा और तोतू। सर किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी से खाली लूसेंट रट के जाइएगा, कुछ नहीं होगा। और इधर का सर सेम वही चीज है, सारा तर्ज इसी बात पे चलता है, लूसेंट इधर खुद पढ़ लिया उधर छपवा दिया, उससे कभी कुछ नहीं हो। अच्छा उसमें नुकसान ज्यादा है, अगर उसमें फायदा नहीं है ना, तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें नुकसान ज्यादा है। जानते हैं क्यों, क्योंकि पूरा फैक्चुअल है, आपका ब्रॉड माइंड डेवलप ही नहीं हुआ। यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद जानते हैं दो चीज महसूस होगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। क्या, एक तो लगेगा कि जैसे समझ में आएगा तो लगेगा, वही बार बोलते हैं ना दिमाग ऐसे बढ़ गया है, और दूसरा नहीं समझ में अगर आ रहा है तब भी आपको लगेगा कि समझ में तो आ जाएगा, हार्ड है लेकिन समझना है। तो कहने का लॉजिक क्या है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है, और वहां क्या है, ऑकवर्ड जब हम कब दे रहे। दूसरा पॉइंट फिजिकल में क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, उसका डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको पेंजिया बताया तो एक कॉन्टेक्स्ट बताया, उसमें क्या बोलेगा, जो लैंडमास है उसको पेंजिया बोलते हैं। अब आप क्या सोचोगे, अभी भी तो जमीन का भाग है जिसको पेंजिया क्या नहीं बोल रहे। तो कॉन्टेक्स्ट समझना है कि उस समय पेंजिया था, मतलब कि पूरा सुपर कॉन्टिनेंट इकट्ठा था, तब उसको क्या बोल रहे हैं, पेंजिया। अब ये कॉन्सेप्ट कोई समझाते नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड लगा लिया, ये देखो ये पेंजिया है, समझ गए आगे अच्छा पीछे वाले बोला हाँ समझ गए, बाहर लेके बोला क्या पढ़ेगा रे फिजिकल ज्योग्राफी और कोई डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहा है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि सर उसको बहुत नुकसान है। पर्सनली लगता है क्योंकि उसको बार बार लगता है हमको समझ में आ गया है, और समझ में उसको लगता है आ गया, लेकिन दिमाग में पिक्चर बना नहीं है। और जब आपको मैं इमेजिन करा रहा हूँ कि देखो ऐसा फील करो कि चारों तरफ पानी है, बीच में बैठो, ये पेंजिया है, आप फील कर लिया, आप भूलोगे ही नहीं, आपका दिमाग एकदम इमेजिनेशन कर लिया। अब अपने घर का पोखरा इमेजिनेशन करो, चाहे जहां का इमेजिनेशन करो, लेकिन इमेजिनेशन क्लियर हो गया। और तभी आपको मैंने बोला कि सर ग्लेशियर, जब आप पहाड़ आप देखोगे तो क्या सोचोगे, यार इस पे स्टेप्स बना हुआ है, स्टेप्स बना हुआ है मतलब कि ग्लेशियर के कारण हुआ है, यानी कि यहाँ रिवर्स के कारण नहीं हुआ है। जिस पहाड़ पूरा दिखेगा पहाड़ एकदम पूरा सीधा है, सपाट, आप समझ जाओगे क्या रिवर के कारण हुआ है, इसलिए इस पर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए माउंटेन ड्यू का प्रचार करते हैं ऋतिक रोशन, तो जो चढ़ रहे हैं वो समझ लीजिए कौन सा है, ग्लेशियर के कारण है कि रिवर के कारण, ग्लेशियर के कारण। आप जब पढ़ लोगे तो आपको सर हर मूवीज में कॉन्सेप्ट दिखने लगेगा, हर मूवी में आपको कॉन्सेप्ट ढूंढोगे, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अगर आईआर पढ़ो, जैसे ही बोलेगा 1971 में बांग्लादेश, तो उसके बीच में फाइट हुआ, और मेरे दादाजी से आप कहोगे आपको दादाजी में इंटरेस्ट नहीं, आपको इंटरेस्ट किस में, 1971 वाले में, तब आप पूरा रिवाइज करोगे उस समय। अरे समझ पा रहे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहरहाल अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक बार पूरा समाप्त कर रहा हूँ, एनसीईआरटी निकाल के रख दीजिएगा। पहला पॉइंट, जो लोग नहीं सुने हैं, जो लोग सुने हैं उन सभी के लिए एक बार वंस मोर, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद नहीं रिपीट करूंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं थीम 2। थीम 2 के अंदर मैंने बोला है, सुनो ध्यान से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है महाद्वीपीय का स्लो मूवमेंट। अच्छा ये जितना सारा कुछ हुआ होगा ये एक दिन में तो होना नहीं है, सर लाखों करोड़ों साल लग गए, मिलियन बिलियन ईयर्स लग गए। तो कहने का मीनिंग है कि आज हम भी जहां हैं वहां पे हम रहेंगे नहीं, और ये एक स्वाभाविक है कि वो जानते मुझ तो हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है कि अर्थ अपना मूवमेंट करेगी। आप देखो
सर अफ्रीका का हिस्सा ये केनिया, मोजाम्बिक और तंजानिया वाला जो था ये टूट के गिर रहा है, तो ये स्वाभाविक हो रहा है कि सर कोई भगवान भगवान आगे कर दिए तथा तो टूट जाओ, स्वाभाविक है। अर्थ का नेचर है, देखो इधर अर्थ का एक ही नेचर है, कुछ चीज डूबेगा कुछ चीज बनेगा। देखो इधर अगर ये डूब गया है, अगर उतना रुक जाओ, ये एरिया अगर डूब गया है तो कुछ और जगह पे एरिया बनेगा भी, और वो बनेगा कैसे, सिंपल सा मैं जब वोल्केनो पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा सोचो कि सर ये पानी है पूरा का पूरा, इस पानी में ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी के अंदर क्या मैग्मा ही तो है, मैग्मा के नीचे क्या लावा। अब सर उसमें मटेरियल्स बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ क्या जमा नहीं होगा क्या, अरे जमा होगा कि नहीं होगा, जब जमा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड कूल डाउन होते होते सॉलिड बनेगा, तो फिर से क्या बनेगा सर, चट्टान, चट्टान बनेगा, फिर धीरे धीरे टूटेगा रॉक, फिर क्या बनेगा, मिट्टी। तो एक जगह कहीं डूबा तो कहीं दूसरी जगह निर्माण भी तो हो गया। तो ये अर्थ अपने हिसाब से बैलेंस करती है, अर्थ का नेचर ये बैलेंस करना। जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा भूकंप आएगा, कुछ लोग लुढ़क जाएंगे, बराबर हो जाएगा, बुझा रहे समझ में। इसीलिए नहीं कहावत है कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है तब तब कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, और तब कुछ नहीं लेंगे, भूकंप आएगा पूरा अवतार खत्म हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। चलिए तो मैंने बोल दिया आपको, फिर उसके बाद मैंने बोला पेंगिया। उससे पहले अल्फ्रेड वेगनर अंटार्कटिका गया, उसको बिलीव नहीं हुआ कि यहाँ फॉसिल्स कैसे मिला, उसने ढूंढना शुरू किया। तो पहला पॉइंट जिग्सॉ फिट, रिपीट करो, फर्स्ट एविडेंस, फिर तो बोलो जिग्सॉ फिट, पूरा नाम बोलो, फर्स्ट एविडेंस जिग्सॉ फिट। दूसरा कार्बन डेटिंग के कारण पता चला कि जो अफ्रीका का जैसे रॉक था वैसा ही साउथ अमेरिका का रॉक है, तो पहले सारा का सारा कॉन्टिनेंट इकट्ठा एक जगह पे था। तीसरा पॉइंट मेसोसोरस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेप्टाइल्स मेसोसोरस जैसा वहां पे था वैसा ही सेम मिल रहा था यहाँ पे। अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी थे बहुत सारे सेम वैसा ही यहाँ पे मिले। और मैंने फिर बोला टीलाई डिपॉजिट, ग्लेशियर के कारण जो स्टेप्स बने थे सेम वैसा ही स्टेप्स इधर भी मिला उधर भी मिला। और प्लेसर डिपॉजिट जो रिवर के कारण बना सेम वैसा ही मिला। बाद में मैंने बोला कौन सा क्रस्ट यंगर होगा, ओसनिक की कॉन्टिनेंटल, ओसनिक, तो ओसनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ तक ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद आगे ये एनसीईआरटी का ओपन चैप्टर 3 ओपन करिए, और मैं एक बार चैप्टर 3 नहीं चैप्टर 4 होगा, दिखाइएगा एक मिनट। तो इसको ओपन करेंगे और ओपन करेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 4 ओपन करेंगे। और ये वाला जो पार्ट इधर ध्यान से, अभी के अभी पेज नंबर जो इंग्लिश में है वो तो ठीक है, इंग्लिश में शुरुआत से इंग्लिश में का पेज नंबर 30, 31, 31। और आपको पढ़ना है कहाँ तक, तो सर पढ़ना है आपको बस 2 पेज, खड़ाखड़ दोनों पेज पढ़ जाइए, फिर उसके बाद आगे का काम बढ़ाएंगे। जल्दी से पढ़िए 2 पेज, उसके बाद फिर तीसरा आगे शुरू होगा। थर्टी 31 30 और 31 जल्दी से रीड करेंगे। बाकी हम लोग फिर मैप अभी स्टार्ट करेंगे।